दोस्तों मणिपुर से जो वीडियो कल सामने निकल कर आई उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। और स्पेशली जब आप लोग जाकर इसको ट्विटर के ऊपर भी देखोगे तो ये बकायदा ट्रेंड कर रहा है, इंडिया अलग से मेंशन करके यहाँ पर। यानी कि एक होता है कि नॉर्मल ट्रेंड करना, एक होता है कि ब्रैकेट में इंडिया प्रॉपर लिखा हुआ है, इंडिया के अंदर में यहाँ पर ये आज की डेट में जो सिचुएशन देखने को मिली। आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर बोलो आप लोग हर एक न्यूज़पेपर की फ्रंट जो लाइन है आप लोगों को देखने को मिलेगी कि मणिपुर के अंदर में यहाँ पर जो है एक तरीके से देश शर्मसार हो गया। ये इंसिडेंट आज का नहीं है, इंसिडेंट जो है ये है 4 मई का। मणिपुर के अंदर में जो सिचुएशन देखने को मिली अभी यहाँ पर इसकी वजह से और कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जैसे कि अगर कभी भी दो कम्युनिटी की लड़ाई होती है या दो रीजन की किसी की लड़ाई होती है, जैसे दो कम्युनिटी की लड़ाई हुई तो फिर क्या होता है, फिर लड़कियों की औरतों के कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि उनके साथ में दुराचार किया जाता है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा जब देश की भी लड़ाई होती है, रसिया और यूक्रेन के टाइम पर भी ऐसे मुद्दे देखने को मिले, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो महिलाओं को, औरतों को झेलनी पड़ती है। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों से बात करूं रिसेंटली मणिपुर के बारे में, आप लोगों से कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। वहां पर एपस्पा जो है उसको हटाने की जब मांग की जा रही थी तो बोला यह गया था कि यहाँ पर आर्मी जो है उसके लिए यहाँ पर ये इस तरीके की एक इमेज लगाकर इन्होंने जब पब्लिकली ये मतलब वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, तो पूरे देश जो है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं उस टाइम पर शर्मसार हुआ था। यहाँ पर इन्होंने ये प्रोटेस्ट दिखाया था, पर लेकिन यहाँ पर ये प्रोटेस्ट नहीं है, यहाँ पर दो कम्युनिटी के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका शिकार बनी यहाँ पर महिलाएं। मतलब परेड कराई गई उनको बिल्कुल बिना कपड़े के पूरा काफी लंबे समय तक। और ये जो वीडियो है ये 4 मई की है, तो आप लोग बोलेंगे सर 4 मई की वीडियो को आज की डेट में क्यों यहाँ पर दिखाया जा रहा है और आज की डेट में यहाँ पर ये सारी चीजें सामने निकल कर क्यों आई है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं मणिपुर के अंदर में क्या कंडीशन बनी हुई है, वहां पर दंगे चल रहे हैं दो कम्युनिटी के बीच में। तो जो वो दंगे चल रहे हैं यहाँ पर दो कम्युनिटी के बीच में, उसकी वजह से मणिपुर के अंदर में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया था। इंटरनेट को शट डाउन करने के बाद में फिर ओपन किया गया, तो उसके बाद में मतलब इतना वहां पर अभी भी मतलब एक तरीके से एक प्रॉपर मैंने कहते कि इंटरनेट नहीं चल रहा है वहां पर फिर भी अब जाकर यहां पर तब की वीडियो अब सामने निकल कर आई। और ये जो वीडियो सामने निकल कर आई इसने मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटी को एक तरीके से तार तार कर दिया। ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जो कोई आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं किताबों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बड़े बड़े नारे देते हैं, नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं। पर सोचो एक बच्चा जो यहाँ पर आज के डेट में सोशल मीडिया यूज कर रहा है, एक साइड में तो वो ये सारी चीजें पढ़कर आ रहा है और एक साइड में जाकर देख रहा है सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। मतलब दोनों में कितना बड़ा गैप आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब देख के भी शर्मसार हो जाती है कि आखिर यहाँ पर सरकारें कर क्या रही है, आखिर ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये अपने ही आप में एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा। और देखना अगर आगे कभी भी इंडिया में अंदर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी या कोई और स्कीम लेकर आ जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये कल जब सामने वीडियो निकल कर आई मतलब सारे सोशल मीडिया हैंडल सारे न्यूज़पेपर में ये ट्रेंड कर रही थी। और आज की डेट में जिस तरीका माहौल देश के अंदर में बन गया है कि नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा रीजन जो कि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही प्यारा सा अपना रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर पूरा 2 महीने से यहां पर सिचुएशन एक तरीके से गड़बड़ाई हुई है और आज की डेट तक भी वहां पर इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है, अब तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोग ये भी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी बाउंड्री टच करती है जब हम लोग मणिपुर के बारे में बात करते हैं म्यांमार के साथ में। और इस रीजन में जब ऐसी चीजें होती हैं तो कई बार इंटरनेशनल लेवल की जो मीडिया है खासकर पाकिस्तान और चाइना की, वो ऐसी ऐसी न्यूज वायरल करती हैं कि मणिपुर जो है वो देश से अलग होना चाहता है। और कई सारी वेस्टर्न मीडिया ने न्यूज ऐसे बना दी कि मणिपुर में जो है वो रिलीजियस दंगे हो रहे हैं। ये खुद यूरोपियन रीजन की आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी जिसमें मणिपुर के बारे में ऐसी सी बात हो रही है कि मणिपुर जो है उसमें वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्या किया जा रहा है वहां पर बेसिकली यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर में अगर आप लोग देखोगे, ये देखो ये न्यूज है रिसेंट की अभी कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर में मणिपुर के इशू को डिस्कस किया गया और वहां पर इसको रिलीजन के नाम पर भी सामने रखने की कोशिश की गई। अब कोई भी रिपोर्ट अगर कल को तैयार होगी, मणिपुर से कोई भी रिपोर्ट तैयार होगी वुमेन के बारे में, हमारे देश की रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में, तो इस पर्टिकुलर मुद्दे को रखकर वहां पर वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर और हमारी इमेज को फिर से यहां पर तार तार किया जाएगा। आप लोगों को कुछ दिनों पहले एक न्यूज मैंने डिस्कस की थी कि इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों को मिलिट्री में यूज करने के तहत हमारी जो एक तरीके से रिपोर्ट आया करती थी, ओनली जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते थे।
तो उसमें हम लोग 10 से 12 साल तक उस कंटिन्यूअस उस रिपोर्ट में हमारा नाम आया कि हमारे देश के अंदर में बच्चों को मिलिट्री एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको लड़ाई में उतारा जाता है। हो क्या रहा था, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि सोसाइटी के वेलफेयर से बहुत ही दूर कोस तक उनका कोई नाता नहीं है, तो बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में न भेजकर उनको हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर आर्मी पकड़कर उनको एक तरीके से एजुकेट करती थी और वहां पर उस मुद्दे से हटाती थी। तो अब जाकर वहां पर वो चीजें नॉर्मल नजर आई है। पर लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो अभी रिसेंट देखने को मिल रहा है और इंटरनेशनल लेवल तक जब कोई चीज डिस्कस की जा रही है, तो ये फिर कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पर ये सोचने वाली बात हो जाती है सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी कि रियलिटी में क्या हम लोग इन चीजों को एक तरीके से रोक नहीं सकते थे। आज की डेट में देखिए कितनी सारी हमारे पास में फोर्सेज है, कितनी सारी पावर है, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे? और ये ऐसा एक मुद्दा निकल कर आ गया, मतलब आगे देखना अभी इसके ऊपर कितने सारे आर्टिकल लिखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये एक आज के ही डिस्कशन में आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया किसके ऊपर कि क्रिमिनलाइज किया जाए मैरिटल रेप। ये एक बहुत लंबे समय से केस चल रहा है कि जो मैरिटल रेप है क्या उसको सुना जाना चाहिए कोर्ट के अंदर में। तो यहां पर 3 जज की बेंच को भी यहां पर इसको सौंपा जा रहा है। बहुत लंबे समय से हमारे देश के अंदर में ये मुद्दा रहता है कि एक हस्बैंड और वाइफ आपस में शादी करते हैं तो क्या हस्बैंड को यहां पर परमिशन मिल जाती है कि वो वुमेन को किसी भी तरीके से ट्रीट करे? क्या उस टाइम पर वुमेन की कोई डिग्निटी नहीं रहती है? तो उसके चलते भी यहां पर ये बहुत लंबे समय से, आप लोगों को याद होगा, ये पहले मतलब जब से मैं ये डिस्कशन एक तरीके से ले रहा हूं ना, तब से ये इशू कोई ऐसा ही होगा, कोई मतलब 5-6 बार यहां पर ये इशू आ चुका है। और ये एक ऐसा इशू है, इसको आप लोगों को बैठकर तैयार कर लेना चाहिए। और आज एक एक पॉइंट इसके मैं डिस्कस करूंगा विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो यहां पर पिटीशन जो जा रही है इसमें वुमेन की डिग्निटी के बारे में बात की जा रही है, उनके कंसेंट के बारे में बात की जा रही है। हस्बैंड के साथ में शादी होने का मतलब ये थोड़ा ना कि वो हस्बैंड है वो कुछ भी करेगा। वुमेन की भी एक इंटीग्रिटी होती है, उसकी खुद की बॉडी है, उसकी खुद की प्राइवेसी है, उसकी खुद की ऑटोनॉमी है, उसकी खुद की डिग्निटी है। और ये पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में संविधान के अंदर में ये सारी बातें भी बताई जाती हैं। तो बहुत ही तसल्ली में इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। पर लेकिन जो यहां पर अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है उसने तो मतलब दिमाग इतना खराब कर देना। जब मैंने न्यूज देखी, पहले हिंदू के अंदर में एक हेडलाइन दे रखी है पूरी बाकायदा, उसमें बता रखा है, फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, तो इसमें देखा तो सारे न्यूज पेपर मतलब टोटल ट्रेंड कर रहा है। और इस तरीके से जब यहां पर नाम देखा मैंने बाकायदा इंडिया, तो मेरा दिमाग और ज्यादा यार बनना आ गया। मैंने कहा ये चल क्या रहा है यार, मतलब ये बहुत ही एक नहीं, लोग इससे नीचे ग्रेड की कोई एक हरकत नहीं हो सकती कि वुमेन को बिना कपड़े के पूरा उसको परेड कराना। और गैंग रेप की भी बात यहां पर की जा रही है। 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो यहां पर इसके अंदर में संलिप्त पाए जा रहे हैं। 2 कम्युनिटी के बीच की लड़ाई का खामियाजा महिला को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये एक एथिकल इशू बेस्ड सोसाइटी के अंदर में कि वुमेन इंपावरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, वुमेन एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, तो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर ये लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब हर एक पेपर में आप लोग इस पॉइंट को कवर करके देख सकते हैं कि आखिर ये सिचुएशन क्रिएट कैसी हो रखी है यहां पर। तो बहुत ही एक तरीके से शर्मसार करने वाली ये एक न्यूज़ सामने निकल कर आई। वैसे तो ये बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है, ट्विटर पर भी आप लोग जाओगे, पर लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। चाहता तो मैं भी यहाँ पर ये वीडियो दिखा सकता था धुंधली कर, पर लेकिन नहीं रिकमेंड करूंगा यार देखने के लिए। मतलब अंदर से भी दिल ना थोड़ा सा वैसा सा हो जाता है देख के। मैंने कहा क्यों आखिर क्या ये सिचुएशन है क्या यहाँ पर? ये तो ये कुछ बातें हैं यार, इसको थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ इसके बारे में, कुछ रिएक्शन भी देने का मन नहीं कर रहा है। आज का डिस्कशन देखते हैं यार। 20 तारीख है, 20 जुलाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन रहने वाला है। कल का दिन कैसा रहा आप लोग को ये बताना है, और आज के दिन को कैसे आप लोग लेकर चलने वाले हैं ये अपने टेबल पर लिख कर रख लेना इसको, क्योंकि अगर आप लोग अपने दिन को नहीं सुधारोगे तो कोई और नहीं सुधारने वाला है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई डिग्नेटरी अपनी जिंदगी में जैसे अपना फेज स्टार्ट करते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, या फिर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, उनको ओथ दिलाई जाती है कि आप लोगों को ओथ दिलाई जाती है कि आप लोग अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे से निर्वहन करोगे। एक ऐसे भी फैमिली मेंबर के द्वारा यहाँ पर ओथ ऑफ कमिटमेंट के बारे में बात की गई। आप लोग इसको पढ़ के देखना, और पढ़ने के बाद में यहां पर साइन करना और यहां पर डेट डालना, और ये आप लोग खुद इसकी गवाही दे रहे हो कि हाँ आप लोग अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने वाले हो। तो इसके बारे में यहां पर सारी बातें की जा रही है। अपने गोल को अचीव करना है, अपनी जो जो गलतियां हैं उनसे लर्न करना है, अपने लिए कम से कम अपने आप को एक तरीके से ना एक डिसिप्लिन में लेकर आना है, अपनी जिंदगी में जो भी आप लोगों के टारगेट है उसके ऊपर फोकस करना है। ये पूरा एक ओथ है, कमिटमेंट। एक बच्चे के द्वारा बोला गया जब मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया कि सर मैंने लिखकर इसको अपने सामने चिपका लिया है। ये मैंने हर एक सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि आप अपने आप से बातें कर रहे हो कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, ये मेरा ड्रीम है, ये किसी और का ड्रीम नहीं है। और अगर कल को चलकर इसके अंदर में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे उसको यार एक तरीके से सही करना है। ये आप लोगों को अपने लिए अपने आप से कमिटमेंट करना है कि क्विट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम क्लियर कर अपना ड्रीम पूरा करना है।
ये एक पूरी ओथ है यहाँ पर, ये जिसने बनाई है सैल्यूट है उस बंदे को, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप लोग अगर डेली एक बार देखोगे ना, खुद साइन करके खुद डेट डाल के जब सामने चिपका दोगे इसको अपने कहीं पर भी जहां पर भी आप लोग डेली देखते हो, तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, जैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए शेयर कर रखा है। ये दो चीजें अगर आप लोगों ने जिंदगी में करना स्टार्ट कर दी ना, एक तो ये और दूसरा ये सेल्वी प्लानर, आप लोगों की जिंदगी जिस वे में चेंज होगी ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि क्या रियलिटी में ये हमने किया है। उस लेवल पर आप लोगों की जिंदगी आप लोगों को चेंज नजर आएगी। नहीं यकीन आ रहा है तो करके देखो यार इस चीज को, और इसको लिखकर अपने सामने चिपका देना और फिर देखना आप लोग की जिंदगी में क्या चेंज आता है। और थोड़ा सा मन करे तो बराबर में मम्मी पापा की पिक्चर और लगा देना, फिर देखना क्या आग लगती है भाई साहब शरीर के अंदर में ना। आप लोग के जो है वो नहीं कहते एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाए जब भी उसको देखो और पढ़ो उसको, और याद करो जब डेट उस पर लिखी रहेगी और वो डेट पुरानी होती चली जाएगी, आप लोग के अंदर से शर्म आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग कभी भी टाइम वेस्ट करना नहीं सोचोगे, आलस में नहीं रहोगे, हमेशा कोशिश करोगे कि यार बस अब तो कर ही लेना चाहिए। वो वाली फीलिंग आप लोगों को डेली लेनी पड़ेगी, और जब तक डेली नहीं लोगे आप लोग टाइम वेस्ट करते रहोगे। दिन महीने साल ऐसे ही निकलते चले जाएंगे अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं रखोगे, अपने ऊपर फोकस नहीं दोगे। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। तो ये बताइए कौन कौन रियलिटी में इनको भर रहा है, बेसिकली किस किस ने इसको डाउनलोड कर लिया। कई सारे बच्चों ने मेल किया कि सर हाँ मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आपकी लाइफ है, आपने इंप्रूव करनी है, आपने इसके ऊपर फोकस करना है, और जब एक बार इंप्रूव करना स्टार्ट कर दोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अलादीन का चिराग है आज घिसोगे कल चेंज हो जाएगा, नहीं होने वाला है। 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे ही चलता रहेगा, पर लेकिन जब होगा फिर आप लोगों के सामने सॉल्यूशन भी शानदार होगा। ठीक है, तो यहां पर यही बात बोली गई है कि धीमे चलने से मत डरो, बस खड़े रहने से डरो, क्योंकि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है। अगर कितना भी धीमे चल सकते हो ना आप लोग, एक तरीके दौड़, आप लोगों ने सुना दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो मतलब घुटनों पर चलो, रेंगो पर रुकना नहीं है, क्योंकि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है। तो जिंदगी में जो इंसान रुक गया वो सड़ गया, और सड़ने का मतलब है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखना बंद कर दिया है। तो ये बात आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो कि आप लोग कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मींस के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एसे में भी यूज कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। और ये एक तरह की मोटिवेशनल कोटेशन भी है कि आप लोग जो भी सोसाइटी में देखना चाहते हो ना, जो बदलाव देखना चाहते हो, मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, पर लेकिन उससे पहले मैं जल्दी उठ रहा हूं तब आप लोगों को बोल रहा हूं। तो यही बोला गया है कि वी मस्ट बिकम द चेंज वी वांट टू सी, यानी कि जो चेंज हम लोग देखना चाहते हैं पहले अपने अंदर लेकर आओ यार। दूसरों कैसे बोल दिया, वो महात्मा गांधी जी की आप लोगों ने सुनी होगी एक कहानी कि कोई औरत महात्मा गांधी के पास में आई कि मेरा बेटा जो है बहुत मीठा खाता है। महात्मा गांधी जी ने बोला ठीक है 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद आई, उसने बोला बेटे को बेटा मीठा मत खाया करो। उसने बोला यार ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे, पहले बोल देते यार, इतना टाइम कर दिया, मतलब 1 हफ्ता फालतू वेस्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते पहले मैं भी खाया करता था। तो ये रियलिटी में यार वो चीज है कि जब तक आप लोग अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आ सकते तब तक किसी दूसरों को नहीं बोलोगे। तो ये एक एथिक्स से रिलेटेड भी यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि समाज में किसी भी तरीके का चेंज हो, चाहे वुमेन इंपावरमेंट के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में बात की जाए, बच्चों को एक सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने का, इवन चाहे क्लाइमेट चेंज के बारे में, चाहे पोल्यूशन के बारे में, चाहे सोसाइटी में गंदगी के बारे में, कहीं भी कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो बहुत ही प्यारी सी एक कोटेशन है जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी आज क्या दिन है, आज है 20 जुलाई, और आज ही के दिन जो है इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसी भी ऐसे एक चेस प्लेयर का नाम बताओ, एक इंडियन का और एक इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको आप लोग जानते हो, जिसका नाम आप लोगों ने सुना है। क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जिसकी अगर आप लोग जन्मभूमि देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडिया में आप लोगों को नजर आएगा। इसका बैकग्राउंड अगर जाकर आप लोग निकालोगे, एक तरीके से ना, एक आप लोग बोलते हो कहीं ना कहीं एक जो कोई चीज कहीं पर ज्यादा फेमस होती है, तो हमारे पुराने टाइम पे राजा रजवाड़े भी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर चेस वगैरह खेला करते थे। तो बहुत ही शानदार गेम है, दिमाग का गेम है। लूडो तो मत खेलो, कम से कम अगर ऑनलाइन खेलना है तो चेस खेलो, दिमाग में भी वृद्धि होगी। 20 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल चेस जो फेडरेशन इन द पेरिस है 1924 में, वहां से चीजें स्टार्ट हुई और ये सेलिब्रेट किया जाता है, प्रपोज किया जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, ये गेम का मतलब क्या होता है, अगर कोई सेलिब्रेट करे ताकि ऐसी चीजें और सामने निकल कर आए। चेस एक ऐसा गेम है जो कि आप लोग के माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, आप लोग डेली अगर कोई भी न्यूज़पेपर लेते हो उसमें एक सुडोकू आता है, उसको जरूर भरा करो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैं भी शेयर किया करता था, कई सारे बच्चे बोलने लगे कि सर ये क्या करते रहते हो। मतलब ये सारी चीजें ना आप लोग अभी समझ में नहीं आती, ये सारी चीजें ना कॉन्सेंट्रेट करने का काम करती है दिमाग को। अगर आप लोग इनको ढंग से समझोगे फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि रियलिटी में यार कितनी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आज जो है, आज और कल जो है आप लोगों का लास्ट डे है, जिसमें आप लोगों को जो भी आप लोगों के 2 ऑप्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनमें अगर आप लोगों को बेसिकली एडमिट करना है तो आप लोग उसको देख लेना, फिर आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, जो टेस्ट हुआ था एप्लीकेशन के ऊपर, वहां पर जो टॉप बच्चे थे, जिन्होंने टॉप 50 बच्चे थे यहाँ पर, उनकी लिस्ट मैंने इश्यू कर दी, यहाँ पर जारी कर दी है।
और यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर एक कूपन कोड भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर मैसेज कर यहाँ पर भी बात कर सकते हो, और वैसे भी अगर जाओगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कूपन कोड आप लोगों को बेसिकली वहाँ पर मैसेज मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम पर तो बेसिकली शेयर इसलिए नहीं किया मैंने कहा, और उसको ट्राई कर देखेंगे और फिर वहाँ पर उनका वो यूज़ नहीं होगा, फिर बोलेंगे सर ये कैसे यूज़ करना है। क्योंकि ये उनके लिए है जो 50 बच्चे यहाँ पर हैं, उनके लिए यहाँ पर एक डिस्काउंट प्रोवाइड कराया गया। किसी भी अगर कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, तो ये टेस्ट होता, तो जिन्होंने टॉप किया है उनके लिए यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहाँ पर जाकर आप लोग जिसमें भी एडमिट करेंगे तो यहाँ से कोड आप लोगों को मिल जाएगा, आसानी से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीरियस हैं वही एप्लीकेशन पर आना, क्योंकि जो ऐसे इंसान हैं जिनको बस मजे मजे में आ गए वहाँ पर, उनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सीरियस बच्चे रहे, और इसलिए सीरियस जो भी यहाँ पर निकल कर आ गए हैं वो अच्छा भी लगता है वहाँ पर कि एक सीरियसनेस दिखाई देती है जब आप लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक ऐसी न्यूज है जो आज ही के न्यूज़पेपर से निकल कर आ रही है और बात की जा रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। पर लेकिन मुझे जो अंदर से दुख होता है ऐसी न्यूज पढ़कर, वो होता है कि ये मुद्दे इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों आते हैं निकल कर यार, अब से पहले क्यों नहीं आते हैं। चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लो आप लोग, यहाँ पर ये फोकस किया जाता है कि इसको लेकर आएंगे इलेक्शन के टाइम पर। तो अभी पता है कि इलेक्शन की बात चल रही है, तो राजस्थान में अभी बात की जा रही है प्रॉमिस करने के लिए क्या, कि राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे या बजट की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है कि एक मिनिमम एक बैलेंस इंसान को मिलना चाहिए, ताकि एक डिग्निटी वाली लाइफ जो है वो इंसान यहाँ पर अपनी आगे लेकर चल सके। तो इसमें ऐसा ही कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है हमारे देश में MG नरेगा है, उसमें आर्टिकल 21 संविधान के अंदर में पार्ट 3 में आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 21 है जो राइट टू डिग्निटी के बारे में बात करता है। और वहां पर बात किया था कि इंसान को अगर अच्छी जिंदगी जीनी, आप लोग खुद को भी देख लो, अगर कल को जॉब मिलेगी तो सोसाइटी में, समाज में इज्जत होगी, तो वही बात यहां पर की जाती है कि इज्जत की बात की जाती है। तो एक डिग्निटी वाली लाइफ की बात की जाती है, और वो तब होगी जब इंसान को उसके पास में एक जॉब रहेगी। और जॉब के लिए अलग अलग तरीके से यहां पर काम किया जाता है, जैसे MG नरेगा उसमें से एक है। यहाँ पर उसके अंदर में 100 डेज की बात की जा रही है, तो 125 डेज इसमें इंक्रीज करने की बात की जा रही है। और ये बहुत है कि मिनिमम एटलीस्ट इतना इंसान को मिलना चाहिए, इतनी इनकम की गारंटी यहाँ पर देने की कोशिश की जाती है। आप लोगों से एक उदाहरण शेयर करूंगा, स्विट्जरलैंड के अंदर में जब बोला गया कि बिना काम के लोगों को पैसे देने स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट इतने कि वो भूखे ना मरे, उनके बदन पर कपड़ा रहे, तो सिंगापुर के अंदर में, स्विट्जरलैंड के अंदर में लेने से साफ साफ मना कर दिया उन्होंने। रीजन क्या था? रीजन ये था, उन्होंने बोला कि अगर हमको फ्री में ये चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो हम लोग आलसी बन जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, हम लोग अपना काम नहीं करेंगे। क्योंकि नॉर्मली इंसान काम करता क्यों है? 99% लोग इस दुनिया में इसलिए काम करते हैं ताकि एक इंसान जो है वो भूखा ना मरे, उनके बदन पर कपड़े रहे। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसको दूर करने की कोशिश की जाती थी यहां पर ये बोलकर, पर लेकिन इसके इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, खासकर सोसाइटी में उस समाज के लिए जो कि एक नॉर्मल अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पाते हैं, तो एटलीस्ट उनकी जिंदगी इंप्रूव होती नजर आती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी यहां पर ये न्यूज में है, अभी इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल निकल कर आएंगे, तो हल्का सा एटलीस्ट इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब जो आर्टिकल आगे आप लोग आने वाले हैं वो चक्षु खोलने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से उनको सुनिएगा, क्योंकि वो ऐसे आर्टिकल हैं जो लंबे समय से न्यूज में आ रहे हैं और आगे भी न्यूज में रहेंगे। एक बार आप लोग के पास में A4 साइज की सीट लो, A4 साइज की सीट पर देखो, आप लोगों ने अगर एक बार नोट्स बना लेना चीजों के, आप लोग क्या देखने को मिलेगा, जैसे कोई भी टॉपिक आ रहा है, जैसे मैरिटल रेप आ रहा है, या फिर जो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरा एक आर्टिकल है आज, या फिर वो आ रहा है, या फिर कोई भी जैसे मणिपुर वाला इशू आ रहा है, कोई भी आ रहा है, इनको एक बार पकड़कर आप लोग यहाँ पर A4 साइज की सीट पर पूरा मुद्दा एक बार लिख लो। अब ये आज आ रहा है, ये फिर आप लोगों से 2 महीने बाद आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है, ये टॉपिक रिपीट होते रहते हैं। कई सारे बच्चे सर आर्टिकल रिपीट कर रहे हो, आर्टिकल रिपीट कर रहे हो नहीं, आप लोग खुद देखो वो टॉपिक रिपीट होते हैं, बेसिकली उनके ऊपर एडिटोरियल रिपीट होकर आते हैं। तो आप लोगों का एक रिविजन भी यहाँ पर होता रहता है उस चीज को लेकर, और फिर एग्जाम में जब जाकर बैठोगे ना तब आप लोगों को समझ आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चीजों को ध्यान से करो एक बार। पर लेकिन नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है, कई सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसे नोट्स बनाने हैं। आप लोगों को डे बाय के नोट्स मत बनाना, उसमें बहुत बड़े पोथी पत्र आप लोग के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक आर्टिकल हो सकता है एक साल में 5 से 4 बार तो आ ही जाता है, एडिटोरियल के तौर पर भी अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा जो कोलिजम सिस्टम के बारे में हर महीने एक बार आ जाता है, इन्फ्लेशन के बारे में हर महीने में एक बार आप लोगों को देखने को मिलता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जीएसटी के बारे में। तो ये वो आर्टिकल है जो हर महीने एक 2 बार रिपीट होते रहते हैं। तो एक बार आप लोगों ने इनके ऊपर नोट्स बना के रख लिए, फिर अगर आ रहा है तो हल्का सा उसमें को गो थ्रू हो गया, काम खत्म हो गया। तो ये आप लोगों का तरीका होना चाहिए, पैटर्न आप लोगों के नोट्स बनाने का। ठीक है, तब आप लोग आसानी से चीजों को लेकर चल पाओगे। ठीक है,
फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगता है डिस्कशन, लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड में बता सकते हैं, अच्छा है बुरा, उससे मुझे पता चलता रहता है। और यूट्यूब जो कि आप लोगों को पता है हमारे चैनल के ऊपर में आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। एक बच्चा कह रहा है सर स्ट्राइक हटी कि नहीं हटी, स्ट्राइक हटी, स्ट्राइक और भी आने वाली है। SLV PDF पर कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना। अगर कुछ भी ऐसी कोई मुद्दा बनता है तो वहाँ पर वीडियो डाल दी जाएगी। स्ट्राइक और वार्निंग दोनों है यहाँ पर, तो जो भी है आगे देखते हैं, पर आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। दोस्तों ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो आप लोग जो है उसको बताना कि ये सही है या फिर गलत है। आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, आप लोगों के घर की घंटी बजती है और बाहर जो है एक भिखारी खड़ा हुआ है। तो भिखारी जो है आप लोगों से भिक्षा मांग रहा है, तो आप लोगों के मन में आया कि उसको कुछ भिक्षा दे दें, जो भी आप लोगों को श्रद्धा लगे अंदर से। आप लोगों आए उसको और आप लोगों ने उसके हिसाब से चीज़ दे दी। पर भिखारी क्या है, भिखारी कह रहा है कि इससे आप उनका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। आप उनको कम से कम 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है, तुम्हारे घर में रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, और इसी के साथ में अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दो। तो आप लोग क्या करोगे? बताओ क्या करोगे दिल से। कुछ ऐसी ही ये ट्रीटी है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी आप लोग बोलते हैं। इसमें जो मकान मालिक है वो है हम, क्योंकि सारा पानी जो है हमसे होता हुआ पाकिस्तान के पास में जा रहा है। दूसरी साइड में है पाकिस्तान, जिसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए इंडिया के सामने कि भाई साहब ठीक है, आप जो है हमारे ऊपर दया रहमो करम करो। पर लेकिन ऐसा नहीं है, भाई साहब धमकी दे रहे हैं, ठीक है, तुम ऐसा करो हम ऐसा करेंगे, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा आर्टिकल रहने वाला है, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। जितना मुझे ये आर्टिकल पढ़ने में मजा आया उतना ही अब मैं पढ़ाने में मजा लूंगा। तो एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चलेगा, ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। बात चल रही है दो पड़ोसी देशों की, जो कि एक ही साथ आज़ाद हुए पर लेकिन एक जैसा पैटर्न फॉलो नहीं कर पाए। एक कहाँ पहुंच गए और दूसरे कहाँ रह गए। 3 इडियट का डायलॉग है ना। वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो GS पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। वैसे ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स के अंदर भी। बात करेंगे इंडस वाटर टेरिटरी के बारे में। आखिर मुद्दा स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर पानी के बंटवारे के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो आज की डेट में इंटरनेशनल इशू आप लोगों ने देखा, बहुत सारे देश जो हैं पानी के ऊपर लड़ रहे हैं। इवन हमारे देश के अंदर में बहुत सारे राज्य भी पानी के लिए लड़ रहे हैं। तो पानी की लड़ाई स्टार्ट कैसे होती है? जब कोई राज्य जो है एक कंप्लीट राज्य है, उसके अंदर में कोई रिसोर्सेज हैं, वो राज्य की बाउंड्री खिंच गई, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो फिर रिवर भी बटेगी कि तुम इतना पानी रख लेना, हम इतना पानी रखेंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर इसको समझना है तो एक घर का बंटवारा देख लो, जब दो भाई अलग होते हैं कि भाई साहब चाकी तुम रख लेना, गंडासा हम रख लेंगे, ट्रैक्टर तुम रख लेना, गाड़ी हम रख लेंगे, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अब नल का हो गया तो भाई साहब वो तो एक ही जगह है, वो तो जा नहीं सकता, ठीक है। जब तक हम पानी अपना नल का लगाते हैं तब तक इससे पानी भरेंगे, फिर अपना आप खुद का जो है समरसेबल लगवा लेंगे। तो कंडीशन कुछ कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर भी हम लोगों ने नदियाँ बांट ली, यानी कि कुछ तुम्हारी नदियाँ और कुछ हमारी नदियाँ। तो इन जो बांटने वाली नदियों में इंडस, झेलम और चेनाब जो थी वो पाकिस्तान को दे दी, और रवि, ब्यास और सतलज जो थी वो हमारे पास में रह गई। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर, ये समझने वाली है। जो ये रवि, ब्यास और सतलज मैंने बोला है क्योंकि रवि, ब्यास और सतलज रिवर है, कोई सामान तो है नहीं, तुम अपने बेसिकली कमरे में रख लो ले जाकर। ये क्या है, पानी फ्लो हो रहा है और ऊपर से जो है पानी नीचे को फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक नेचुरल फ्लो बनाए रहना भी जरूरी है। तो हम लोग इनका पानी तो यूटिलाइज करेंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्लीटली इसको एग्जॉस्ट कर देंगे, क्योंकि नेचुरली चीज़ें मेंटेन रखना भी जरूरी है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम लोग इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सामने वाला जो है वो हमको इरिटेट करेगा। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। प्रोजेक्ट हम लोग इनके ऊपर भी बना सकते हैं, पर लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। दुनिया में जितनी भी ट्रीटी आज तक हुई हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, वो टिकी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस देश के हाथ में कमांड होती है वो अक्सर उसको बेसिकली सामने वाले देश को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यानी कि हम जो है पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते थे इस ट्रीटी के बेस पर, क्योंकि इंडस जो रिवर है वो पाकिस्तान की जान है। जैसे हमारी गंगा है, ऐसे पाकिस्तान की इंडस आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन हमारी दरिया दिली देखो, आज तक का रिकॉर्ड है, हम लोगों ने पाकिस्तान को इस ट्रीटी को लेकर कभी भी ब्लैकमेल नहीं किया। तो ये है हमारी एक तरीके से बड़प्पन आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया है इस चीज को कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो ट्रीटी है
इस ट्रीटी को दुनिया में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि भाई साहब क्या ट्रीटी है। उन्हें कहते हैं कि चुम्मा देने का मन कर रहा है इस ट्रीटी को, तो वर्ल्ड बैंक ने चुम्मा दिया इस ट्रीटी को और बोला कि कितनी शानदार ट्रीटी है ये, क्योंकि ये ट्रीटी उन दो देशों के बीच में, जो दो देश एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, जो देश एक दूसरे के साथ में व्यापार नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो दो देश आपस में क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। उन दो देशों के बीच में ये ट्रीटी चली आ रही है। मतलब कुछ भी हो जाए, इस ट्रीटी पे आंच नहीं आई, वरना इतनी देर में तो भाई साहब पानी को इधर उधर कर दिया जाता है दूसरे देशों के द्वारा। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो है ना हमारा बड़प्पन। इस ट्रीटी को जब साइन किया गया था 1960 में, उस टाइम पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान साहब। तो दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई, और उस टाइम पर बिचौलिया यानी कि जो दलाली का काम कर रहा था वो था यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। वर्ड थोड़ा सा गलत है, पर लेकिन रियलिटी में काम यही है कि हाँ, दोनों के बीच में बिचौलिया का काम करना। जब भी कोई लड़ाई होगी, अब यहां से सुनिएगा, ये आज का टॉपिक है जो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब भी दोनों के बीच में कोई लड़ाई होगी, हम लोग क्या करेंगे, बैठेंगे और उस लड़ाई को सुलझाएंगे 3 तरीके से। वो 3 तरीके कौन है, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी यहां पर 3 तरीके बिल्कुल ऐसे ही हैं, जैसे घर में लड़ाई हो रही है तो भाई साहब घर के अंदर ही सुलझा लेते हैं, बाहर के पास नहीं जाना है, ठीक है, घर की बात घर में रह जाएगी। तो 3 तरीकों में जो पहला तरीका था वो था कि हम लोग परमानेंट इंडस कमीशन बेसिकली रखेंगे, जिसमें एक्सपर्ट रहेंगे दोनों साइड से, और वो रेगुलरली मीट करते रहेंगे परमानेंट इंडस कमीशन के लोग, और जहां जहां पर भी कोई दिक्कत होगी उसको सुलझाते रहेंगे। ये था पहला तरीका, जो कि अक्सर जो है काम नहीं आया, ना तो दोनों मिले और ना ही बातें करी। जब मिले नहीं तो फिर दूरियां हो गई और फिर दिक्कतें होने लगी। दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका था, ये था वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा कोई यहाँ पर बेसिकली एक तरीका, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वो आकर चीजों को डिसाइड करेगा। तीसरा जो तरीका था, हम लोग बेसिकली एक कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इंटरनेशनल की जो 2 बॉडी रहेंगी वो यहाँ पर सोल्यूशन सुना सकती हैं। पर लेकिन किंतु परंतु अपितु, बल्कि एक कंडीशन है सब में। कंडीशन क्या है कि भाई साहब जहां भी जाएंगे हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने तुमको थप्पड़ मारा और तुम जो है वर्ल्ड बैंक के पास में पहुंच गए कि इंडिया ने थप्पड़ मार दिया। नहीं, हम दोनों जाएंगे, हमने मारा है तुमने खाया तो दोनों पार्टी हो गए, ठीक है। तो दोनों जाके वर्ल्ड बैंक के सामने रोएंगे, मतलब तुम रोगे और हम बताएंगे कि हमने इसलिए मारा है, ठीक है। पर लेकिन अभी पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने थप्पड़ तो खाया था हमसे, पर लेकिन वो पहुंच गया इस वाले तीसरे वाले सॉल्यूशन के पास में, जिसमें वर्ल्ड बैंक और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो यहां पर आप लोगों को इनके बीच में सेटलमेंट करने के लिए बेसिकली तैयार खड़ा हुआ है। पर इंडिया ने बोला ना, हम नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि हम तो नहीं आए भाई साहब तुम्हारे साथ में, यहां पर तुम तो अकेले चले गए हो। तुम तो ऐसे है जैसे कि मई के चले गई बीबी रूट के, तो बिना पूछे ही चले गए तुम, तो हमने बताया भी नहीं तुमने कि तुम मई के जा रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो हम नहीं खेल रहे भाई साहब इसको। तो ये इंडिया ने बोला। अब रूट के किस मुद्दे पर गए हैं मैं आप लोगों को वो समझाता हूं। ये तो चले गए हैं, अब मुद्दा समझिए आप लोग। यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया, यार नदियां हैं हमारे देश में से बह रही हैं, पानी वैसे भी जा रहा है और नदियां में बेसिकली समुद्र में मिल जा रहा है, क्यों ना थोड़ा सा यूटिलाइजेशन कर ले जाए। तो यहां पर एक रिवर है झेलम। झेलम रिवर के ऊपर हम लोगों ने बोला कि अपनी साइड में एक प्रोजेक्ट लगाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 330 मेगावाट का, जिसको हम लोग किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं, हम लोगों ने लगाने की बात की 2006 में। आज की बात नहीं है, 2006 की बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो झगड़ा जो है पुराना है मियाँ बीवी का, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये आ गया फिर नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है यहाँ पर रतलाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये लगभग 850 मेगावाट का, और ये देखने को मिला चेनाब रिवर के ऊपर। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, दोनों प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान ने जो है अपने इशू उठाए कि हाँ हम लोग इस प्रोजेक्ट को जो है इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का पुराना राड़ा है ये, आज की बात नहीं है। चाहे आप लोग साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन की बात कर लो, हमने बोला पाकिस्तान को, देख भाई बहुत बढ़िया शानदार एक सैटेलाइट बना लिया सिस्टम हम लोगों ने, जिसको हम लोग IRNSS बोलते हैं। फुल फॉर्म बताओ, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो हम ना सार्क कंट्री को सबको अपना है अपनी एक तरीके से एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। जो तुम जीपीएस वीपीएस के पीछे पड़े रहते हो, छोड़ो यार, मिट्टी डालो उसके ऊपर, अपना घर का है, घर का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान बोला घर का नहीं है, तुम तो बिल्कुल घर के नहीं हो। इंडिया ने बोला ठीक है बेटा निकलो तुम। तो पाकिस्तान वहां से निकल लिया और हम लोगों ने दूसरी कंट्री को हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की। तो जहां जहां पर भी हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन करने, पाकिस्तान वहां पे हमेशा डंगे अड़काता है। और रियलिटी में बोलूं तो पाकिस्तान नहीं करता है। कई बार आप लोगों को देखने को मिला कोई तीसरा भौंकता रहता है, वो कौन है? चाइना। तो चाइना की साइड से आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाले, देखो आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा मतलब पचा लेना जो मैं बोलने जा रहा हूं। कुत्ते को जो मालिक रोटी डालेगा, कुत्ता जो है उस मालिक के हिसाब से भूकेगा, ठीक है। तो यही पाकिस्तान
की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। कभी यूएसए सर पर आकर बैठ जाता है तो कभी यहाँ पर चाइना सर पर आकर बैठ जाता है और उनके हिसाब से चलता है। एक डिस्क्लेमर में यहाँ पर डाल दूं, जब मैं कुत्ते या फिर कोई ऐसी वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पाकिस्तान के बेसिकली उन लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए है जो खासकर इंडिया के खिलाफ रहता है हमेशा। जनता दोनों साइड में एक जैसी है, तो उसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि कई सारे पाकिस्तान से भी वीडियो देखते हैं फिर कमेंट आता है कि सर ऐसा मत बोला करो, अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेसिकली, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा है कि दोनों प्रोजेक्ट जो हमारे ये थे दोनों में पाकिस्तान ने उंगली उठा दी। इंडिया ने बोला यार आकर बातें करते हैं, पाकिस्तान ने बोला नहीं बातें करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है अभी जैसे मैंने बताया हमारे साथ में बातें ना करके मई के चला गया, ठीक है। तो यहां से मुद्दा अब क्या आ गया, इंडिया ने बोला ठीक है बेटा अब तुम मई के जाओ, अब हम करेंगे तलाक तलाक तलाक, यानी कि अब हम लोग तलाक खेलेंगे। मतलब क्या है कि उसी इंडस वाटर ट्रीटी जो कि आज तक दुनिया में जिसका उदाहरण दिया जाता है उन्हें कि यहाँ कितनी अच्छी शादी चल रही है भाई साहब, सब उदाहरण देते हैं पर अंदर क्या पता एक दूसरे को घुसड़ मार रहे हैं, तो वो कंडीशन है। तो वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। उस कंडीशन की, उस ट्रीटी को इंडिया ने बोला कि भाई साहब अब हम करेंगे तलाक। तलाक मतलब इस इंडस वाटर ट्रीटी में मॉडिफिकेशन करेंगे। अब क्यों? क्योंकि हम है बादशाह, हमारे हाथ में है पानी और तुमको जहां जाना है तुम जाओ और जिस जो देख लेंगे हम लोग जो हमको आकर कुछ बोलेगा। तो ये सिचुएशन अभी यहां पर क्रिएट हो गई है। तो पूरा मुद्दा क्या है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी कुछ कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों से कर लेता हूं। जैसे आप लोग देखो, अगर बात करें रवि ब्यास, जो यहाँ पर रिवर जो ब्यास रवि सतलज है, यहाँ पर ये जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात की गई तो रवि ब्यास सतलज में बोला गया कि इंडिया अलाउ करेगा 20% ऑफ इंडस वाटर जो पानी है उसमें जनरेट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट पर्पज से यूटिलाइजेशन कर सकता है और कोई भी दिक्कत होगी तो परमानेंट कमीशन बना सकता है। और रिवर जो है, जो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सबसे बड़ी बात जो है रिवर इंडस जो है वो ओरिजिनेट हो रही है चाइना से, ठीक है। बट चाइना इस ट्रीटी का पार्ट ही नहीं है, तो ये भी सोचने वाली बात है। चाइना के साथ में कई बार ऐसे खिलवाड़ किए जाते हैं वैसे आप लोगों ने एक और बेसिकली सिस्टम का नाम सुना होगा, वो एक आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाम बताओ, चलो किसी को याद आ रहा है उसका नाम, देखता हूँ किसके माइंड में कौन रिकॉल कर पाएगा। उसमें भी चाइना पार्ट नहीं है और यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है उसके ऊपर, बताओ कौन बताता है। याद आया? कुछ याद नहीं है, चले मैं बता देता हूं। उसको बोलते हैं मैकोंग गंगा कोऑपरेशन। मैकोंग गंगा कोऑपरेशन में भी चाइना जो है वो पार्ट है उस पर्टिकुलर कोऑपरेशन के अंदर में। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना बेसिकली चाइना से ओरिजिनेट होती है पर चाइना उस मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में सुना है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, चाइना जो है वो यहां पर पार्ट नहीं है, ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब ठीक ठीक बताओ, मान लीजिए आज की डेट में गलती किसकी है। अगर यहां पर आप लोगों ने पूरा आर्टिकल सुन लिया, इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूं कि गलती किसकी है, कौन यहां पर हरकतें कर रहा है, बिना बोले यार तुम ऐसी हरकतें करोगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात यहां पर देखने को मिली, जो कि अप्रिशिएट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, 3 रिवर इंडिया के हिस्से में आती है, 3 रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आती है। इनमें बिचौलिया जो है वो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बिचौलिया का काम करता है। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और 1960 में ये ट्रीटी दोनों देशों के बीच में यहाँ पर साइन की गई थी। अभी जो कृष्णा गंगा जो बेसिकली हाइड्रो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि हमारे देश में एक नीलम रिवर है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इसी का सिस्टम है, जो इंडस रिवर सिस्टम का, उसी से यहाँ पर बेसिकली अगर कृष्णा जो यहाँ पर गंगा प्रोजेक्ट आप लोग लगाते हो वो हमारे यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। उस टाइम पर भी ये हेग परमानेंट जो कोर्ट आर्बिट्रेशन कमीशन में गए, इंडिया ने उस टाइम पर भी बोला था कि सुधर जाओ, पर ये नहीं सुधरे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर ये आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। पहले तो आप लोग खुद देख लो, 2016 में यूपीएससी को पसंद आ गया भाई साहब क्वेश्चन, बोला कि एक तरीके से यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डायरेक्ट पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखो ये भी, अगर हम लोग देखें ना स्टार्टिंग से इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से अब तक हम लोग लेकर चल रहे हैं यार, उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन कुछ थी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कुछ थी, हमारी पॉपुलेशन आज के डेट में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर चेंज होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इतने लंबे समय से थोड़ा ना एक जैसी चीज़ चलती रहती है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के भी इशू आज की डेट में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होना चाहिए था पहले, पर इंडिया है कि चलो यार ठीक है फालतू में और इशू चल रहे हैं, क्यों फालतू में इशू बढ़ाएं। उन्हें तो कई सारे लोग चाहते हैं कि फालतू में यार टंडेरा नहीं करते, जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, तो वाली बात है। अभी क्वेश्चन आप लोग देखो, बोला गया कि यहां पर प्रेजेंट एक तरीके से एन अकाउंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एग्जामाइन द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड जो यहां पर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशन। इंडिया पाकिस्तान बात कर नहीं रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कर नहीं रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान किसी भी एक कल्चर या फिर लोगों के आपस में कॉन्टैक्ट है नहीं है, उसके बाद भी ट्रीटी चल रही है भाई साहब। बढ़िया, क्यों चल रही है ट्रीटी?
तो ये गलत बात है कहीं ना कहीं, इसको भी एक तरीके से नेगोशिएशन होना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए बोला गया कि सिंधु जो यहाँ पर जल संधि है जो एक तरीके से हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी की, तो उसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए हम लोग को उसका एक आंकलन करना था यहाँ पर। इस क्वेश्चन में 2016 में पूछा गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से प्रैक्टिस कराता हूँ, इससे आप लोग कुछ और माइंड में क्लैरिटी आएगी चीजों को लेकर, ठीक है। अभी समझते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ग्लेशियर के नाम दे रखे हैं और रिवर के नाम दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो कहाँ से किसके साथ में कनेक्ट होते यहाँ पर होता है। पहला है यहाँ पर बंदर पूंछ, ठीक है, ये यमुना रिवर के साथ में कनेक्टेड है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये है बारा सिगरी, ये चेनाब रिवर के साथ में कनेक्टेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान, ये मंदाकिनी रिवर के साथ में कनेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर सियाचिन, ये नुब्रा वैली के साथ में कनेक्टेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर जेमू, ये मानस रिवर के साथ में कनेक्टेड है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया है 1 2 4, बी में बोला गया है 1 3 4, सी में बोला गया है 2 5 और डी में बोला गया है यहाँ पर 3 5, ठीक है। तो ये देखिए होता क्या है बेसिकली, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछे कब जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब कोई भी रिवर सिस्टम कुछ भी किसी तरीके से जो न्यूज़ में होता है उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसके बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन को याद रख पाओगे। अब जैसे पूरा इंडस रिवर आ गया न्यूज़ में सिस्टम, ठीक है, अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देकर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैसे आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर इसका ये है, यानी कि 1 2 4 जो है वो सही है, यानी कि 1 2 और 4 सही है, यानी कि 3 और यहाँ पर जो 5 है ये आप लोगों को गलत देखने को मिलेंगे। तो इनके साथ में कौन कौन सी रिवर है यहाँ पर? जो यहाँ पर मिलान है इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी रिवर गौरी गंगा, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, या फिर मिलान ग्लेशियर रिवर भी बोला जाता है। और यहाँ पर इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर तीस्ता रिवर। तो ये दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन का मतलब बेसिक पर्पज क्या है, ताकि आप लोग समझ सको कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी लोकेशन के बारे में बात करें तो कुछ कुछ लोकेशन आप लोग यहाँ पर इनकी देख पाएंगे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर मैप भी आप लोगों के लिए लगा दिए गए हैं ताकि दिक्कत ना आप लोगों को देखने को मिले। जैसे जेमू ग्लेशियर है ये आप लोगों को सिक्किम वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर गंगोत्री वाला और जो मिलान वाला रीजन हो गया ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये समझ सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी आप लोग देखेगा। तो कोई भी लोकेशन अगर न्यूज़ में है तो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा 2021 में। बोला गया कि विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर 4 रिवर जो हैं, 3 ऑफ द 4 पॉइंट है यहाँ पर बोला गया कि ज्वाइन कर दी है इंडस को डायरेक्ट। तो यहाँ पर कौन सी जो रिवर है वो ज्वाइन करती है इंडस रिवर को? तो डायरेक्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो विच वन द रिवर जो ज्वाइन करती है इंडस रिवर को डायरेक्ट? चेनाब, झेलम, रवि या फिर सतलज? तो इसमें आंसर क्या है? इसमें सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सतलज रिवर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। समझने के लिए मैप भी आप लोग देखते हैं, जैसे ये इंडस रिवर होगी इधर से यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो सतलज रिवर डायरेक्ट यहाँ पर आकर आप लोग कनेक्ट होती नजर आएगी। चेनाब सतलज में कनेक्ट हो जाती है ऊपर, फिर सतलज डायरेक्ट जाकर कनेक्ट होती है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे तो कौन सी रिवर कहाँ पर कनेक्ट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जा रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा है तो एक ट्राइपार्टाई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरे में बोला गया कि इस ट्रीटी के हिसाब से जो वाटर है वेस्टर्न रिवर फॉर द डोमेस्टिक और नॉन जो यहाँ पर एक तरीके से कंजप्टिव नीड के लिए, स्टोरेज, इरिगेशन, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया जो है कंट्रोल है ओवर द 3 रिवर रवि, ब्यास, सतलज। आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव? तो ए, बी, सी, एफ और डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर बी, यानी कि ओनली 2 करेक्ट है, क्योंकि ये मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर चाइना इसका पार्ट नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ में वर्ल्ड बैंक कनेक्टेड है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये हो गया आंसर राइटिंग का। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है, यानी कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है नहीं भाई यार, टॉपिक पढ़ना है। और टॉपिक पढ़ने का मतलब ये कि अब जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आप लोगों का माइंड में क्लियर होना चाहिए, उस सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों को बेसिकली माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए। तो इस तरीके से तैयारी करो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। तो बताओ इंडिया को जो पाकिस्तान को मई से वापस लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, ये आप लोग बताना, ठीक है। पूछ लिया करो कहीं पर भी कोई डाउट है यार, डाउट क्लियर नहीं करोगे तो क्या फायदा है फिर पढ़ने का, ठीक है। यारो मैं हूं शिकारी, खाली मेरा वार नहीं जाता, एक बार फोन पे बैठ जाऊं तो फिर मैं मुंह नहीं हटाता। ऐसा ही कुछ है ना हाल।
अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई है, उसमें ये बात पता चली है कि जो लोग मुंह को फोन में घुसाए रखते हैं या फिर लैपटॉप में घुसाए रखते हैं, लैपटॉप वाला मैं हूं और फोन वाले आप लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों की अक्सर जो है कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। वो दिक्कतें क्या हैं, वो समस्याएं क्या हैं, वो परेशानी क्या है, उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसके ऊपर एक स्टडी की गई है कि अक्सर लोगों की नेक में तो पेन देखने को मिलता ही मिलता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि नेक में पेन हो गया, सर में दर्द हो गया, बैक में पेन हो गया। तो ये बड़ी ही नॉर्मल सी सिचुएशन यहां पर निकल कर आती है। तो न्यूयॉर्क बेस्ड डॉक्टर्स हैं, उनको लगा, ऐसे यूएसए में ना बड़े लोग ठाली रहते हैं, उनको लगता है यार कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसे तरंगी चीजें निकाल के लेकर आते हैं। अबे क्या बता दिया तुमने, कोई बड़ी बात बता रहे हो? ये सबको पता है, सर में दर्द हो जाता है बैठे रहते, ठीक है। मोबाइल देखते रहेंगे तो आंखें थकी थकी हो जाएंगी। आंखें तो लेके नहीं, मैं तो आंखें भी बता दूंगा तुमको, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो मतलब फालतू की चीजें बताते हैं कई बार, तो सबको पता है, कोई बड़ी चीज नहीं बताई, पर हाँ एक बढ़िया सा शब्द निकाल के लेकर आए यहाँ पर ये, ठीक है। वो पूछा जा सकता है आप लोगों से, पूछ लेंगे आप लोगों से कि ये शब्द बताओ क्या है, टेक नेक। समझ रहे हो आप लोग? वही है, हमारी हल्दी हमने बोला बड़ी अच्छी थी यार, यूएसए ने बोला हम लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट खोजा है भाई साहब, जो शाम को दूध में डालकर पी लो तो आप लोगों की बॉडी का पेन खत्म हो जाए। हम बोले क्या है ये, उसका कोई नाम निकाल कर आए, कोई ऐसा नाम अतरंगी टाइप का, ठीक है। उन्होंने बोला इसका नाम है टिंग टिंग टोंका, ठीक है। हमने देखा क्या है, अबे बेटा, हमने देखा है अबे बेटे हल्दी ले घूम रहे हैं तो वही कंडीशन है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, अगर आप लोग मुंह झुकाए रखते हैं, बेसिकली नीचे को सर रखते हैं थोड़ा सा फोन पे, जैसे लाइब्रेरी में बैठे हुए फोन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये फोन की बात नहीं है, किताबों में भी अगर लंबे समय तक आप लोग सर झुकाए रखते हैं तो गर्दन में दर्द होने लगता है, ठीक है। ये मैंने बहुत फील किया है। तो इसी के चलते मैंने आप लोगों को बोला भी था, और जब भी मैं पढ़ा रहा हूं ना आप लोगों को रख के, तो मैं ये स्टैंड है आप लोगों के सामने, इस स्टैंड पर लैपटॉप रखा हुआ है ताकि मेरी नजरें जो हैं वो सामने मेरे बेसिकली रहे, तो ताकि मुझे गर्दन न झुकानी पड़े, ठीक है। क्योंकि जब जब गर्दन झुकती है, फिर जो गर्दन का जो जॉइंट नहीं है, वो कंधों के बीच में जो यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर जो ये वाला जो जॉइंट होता है यहाँ पर, भाई साहब उसमें जबरदस्त दर्द होने लगता है। गर्दन घुमाओ भी ना, थोड़ा सा इधर उधर गर्दन भी घुमाओ, उससे भी दिक्कत होने लगती है। तो ये कंडीशन मैंने फील की है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका एक तरीके से शिकार हो चुका हूँ इस कंडीशन का। क्यों यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए एक तो अपने मतलब आंखों की सीध में आप लोगों का लैपटॉप होना चाहिए, आप लोगों को ज्यादा गर्दन झुकानी पड़े तो स्टैंड आप लोग ले लेना, बड़ा ही सस्ता सा है यार, ये लगभग 400-500 का स्टैंड आ जाता है। ये आप लोगों की गर्दन पेन को रोक देगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, चेयर पर जब बैठे होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा उठ के घूम लिया करो। थोड़ी थोड़ी देर का मतलब नहीं 5-5 मिनट में जा रहे हैं घूमने, ठीक है। मतलब यह कि लगभग 1 घंटे में या फिर मैक्सिमम 2 घंटे में एक बार उठकर 5-7 मिनट घूम लिया करो, और थोड़ा सा नहीं झुक के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ली, कमर थोड़ी सीधी कर ली, कंधे पीछे को करके, या फिर हाथ दोनों ऊपर को उठा के स्ट्रेचिंग नहीं करते जैसे एकदम बिल्कुल हाथ ऊपर को उठा के वो सीधा बिल्कुल जैसे नमस्कार टाइप में ऊपर को हाथ उठा लेते हैं, बिल्कुल एड्डी पर थोड़ा सा खींच सी के, मतलब कंधे थोड़े से पीछे कर लिया। तो इस तरह की चीजें आप लोग कर सकते हैं। ये बीच बीच में करने से क्या होता है, एक तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों का बना रहता है, दूसरा जो पेन होने के चांसेस होते हैं ना, वो पेन होने के चांसेस आप लोगों के काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क बेस्ड लोगों ने इसका एक नया इसका नाम दे दिया है जिसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ गया, और इन्होंने नाम दिया इसका टेक नेक सिंड्रोम। तो समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इसका एक नाम रख दिया यहां पर ये, ठीक है। इसको इन्होंने क्या बोला है, इसको इन्होंने बोला है न्यू कार्पल टनल सिंड्रोम। तो अब ये नए नए नाम आप लोगों के सामने निकाल कर रख रहे हैं, तो कल को क्वेश्चन आ गए तो आप लोग बोलेंगे क्या पूछ लिया यार, पता नहीं कुछ आया था, एक टेक नेक सिंड्रोम करके आया था भाई साहब, कोई साइंटिफिक ऐसा लग रहा था, कोई वायरस का नाम है किसी, अरे वायरस नहीं है, गर्दन का दर्द है ये, ठीक है, जो सबको होता है, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड डॉक्टर ने यहाँ पर स्मार्टफोन लैपटॉप जैसे टूल पर अगर कोई ज्यादा टाइम यूज करता है, फिजिकल ये कंडीशन बन जाती है, इसको टेक नेक का नाम दे दिया है। तो माइंड में क्लैरिटी हो गई यहाँ पर, तो इतना याद रखिएगा। और बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखिए नेक में पेन हो गया, ठीक है, सर में दर्द हो गया, या फिर बैक में पेन हो गया, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर आंखों में भी बहुत दर्द होता है। मैं तो बोलता हूँ लैपटॉप पे अगर ज्यादा लंबे समय तक बैठे हो, हर घंटे में आंखों में पानी के छपके मार लिया करो, ठंडे पानी के, ठीक है। जो राहत मिलेगी ना वो किसी चीज से नहीं मिलने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और मोबाइल तो ये स्ट्रेस का साधन है, अगर आप लोग हद से ज्यादा इसको यूज करोगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है। इसके बारे में बात करिए तो इसको रेफर भी किया जा रहा है यहां पर एक तरीके से, ये सर्विकल स्पाइनल डिग्रेडेशन। तो ये तो ऐसे से टर्म्स निकाल कर लेकर आ देंगे। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार कहते हैं ना कि इंसान जो है थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। मैं मानता हूं कि डिप्रेशन कई बार इतना हाई हो जाता है कि इंसान जो है उसको कंट्रोल में नहीं कर पाता है, पर लेकिन नॉर्मली क्या हुआ, डिप्रेशन हो रहा है, सुबह से शेड्यूल फॉलो नहीं, भाई ये भी डिप्रेशन वाली कोई चीज है, बैठ के कर ले शेड्यूल फॉलो। नींद आ रही है सुबह से यार, बड़ी इरिटेशन हो रही है, सोले थोड़ा सा यार बैठ के, थोड़ी सी देर में फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद में उठ के पढ़ लिए,
टेंशन काहे को लेना है, हर चीज का सोल्यूशन है भी कोई, और ये सोल्यूशन इतने बड़े भी नहीं है कि आप लोगों को डॉक्टर बताएगा कोई और बताएगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल मत करो, जहां टाइम जो बच रहा है उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो, आराम से आप लोग सही फील करना स्टार्ट कर दोगे। इसमें रोने की क्या बात है बैठ के, यार मेरे से ना क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। यार बिल्कुल भी ना हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, एनसीईआरटी उठा के पढ़ लो यार, हिस्ट्री समझ में आ जाएगी आप लोगों की, कौन सी बड़ी बात है। यार पॉलिटी तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है, यार सारे लेक्चर पढ़े हुए वीर सर के, उठा के पढ़ लो यार, सारी समझ में आ जाएगी, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि हर चीज का सोल्यूशन है, बस आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालो तो आप लोगों को सोल्यूशन निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर, तो लंबे समय तक कोई भी चीज यूज मत करो, ज्यादा लंबे समय तक कोई भी चीज यूज करोगे ना तो उसका आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी, वो किसी न किसी तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक कहावत बोली जाती है, बूढ़ो एक तरीके से ना, जो बूढ़े जो लोग होते हैं खासकर जो समाज में, वो एक तरीके से बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके द्वारा ये कहावत बोली जाती है कि भाई साहब दोस्ती ज्यादा मीठी नहीं होनी चाहिए, वरना गुड़ भी जो है चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। यानी कि गुड़ से ज्यादा मीठी चीज ना वो भी इंसान को दिक्कत ही देने लगती है। यानी कि गैप आप लोगों को रखना चाहिए, चाहे रिलेशनशिप हो किसी भी तरीके की, ऐसा नहीं कि 24 घंटे जो है उसी इंसान के सर पे चढ़े घूम रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, मतलब आप लोगों को सारी एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो जिंदगी जो है वो बदतर हो जाती है बहुत तकड़े वाली। तो कोशिश करो कि इनमें एक बैलेंस बना के रखो। एक और छोटी सी बात यहां पर, हालांकि इसके बारे में मैंने पहले बात की थी, एक लड़की के द्वारा बोला गया था कि सर एक लड़का है वो मुझे पसंद तो करता है पर बीच बीच में ना गायब हो जाता है, ठीक है। फिर पहले कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा था बात करने का, फिर आता है, फिर बात करने लगता है, फिर गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कहते कि जैसे पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं कि अभी मानसून चल रहा है, उसके बाद में विंटर वाला आ गया, उसके बाद में बजट वाला आ गया, बीच बीच में आता रहे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे इंसानों से डिस्टेंस बना के रखो, बोले जब भी आता है फिर मुझे डिस्टर्ब कर देता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, और ज्यादा इमोशनली इतना कनेक्ट मत हो कि वो आप लोगों का बेवकूफ बना दे, ठीक है। इतना कनेक्ट हो कि वो उसकी सही और गलत चीजें कम से कम आप लोगों को दिखे। तो ये चीजें अगर आप लोगों ने बैलेंस बनाने स्टार्ट कर दी ना तो जिंदगी में आप लोगों को बहुत सारी चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसी चीजें जो कि कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं फालतू का ज्ञान। तो ये था फालतू का ज्ञान, रखना हो तो रख लेना वरना वापस कर देना यार, ठीक है। पर हाँ ये स्टैंड जरूर खरीद लेना अगर खरीदना हो तो, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने किसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया था, इसके नीचे प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोगों को चाहिएगा, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे फायदा हुआ है, तो आप लोगों को भी हो सकता है। और फिर से स्टार लगा देता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। कभी बोलोगे सर प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको देख सकते हैं अगर आप लोगों को जरूरत हो तो, ओके। अच्छा ये बताओ आप लोगों में से किस किस की शादी हो चुकी है और किस किस की शादी नहीं हुई है, और कौन कौन शादी करना नहीं चाहता है, या फिर कौन कौन आगे फ्यूचर में शादी करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इस आर्टिकल को देखने के बाद में आप लोग कुछ परसेप्शन चेंज हो गए शादी को लेकर, और आप लोग जो है शादी को लेकर चीज़ें कुछ समझ भी पाओगे कि क्या क्या सिचुएशन जो है वो शादी के अंदर देखने को मिलती है। एक शब्द होता है रेप, जिसके साथ में बहुत सारी नेगेटिव चीजें जुड़ी हुई हैं। रेप का नाम सुनते ही इंसान को लगता है कि पता नहीं यार, मतलब इंसान के साथ में क्या क्या होगा। उस रेप के लिए हमारी सोसाइटी में सजा भी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है कि किसी ने रेप किया, कोई उल्टी सीधी दुर्घटना की, कोई ऐसी हरकतें की, तो उस इंसान को उसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए कि हाँ उसने रेप किया है। पर लेकिन अगर सेम चीज़ शादी के अंदर होती नजर आए तो इसमें आप लोग क्या बोलोगे। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन माना जाता है समाज के अंदर में, जो कि एक कहीं ना कहीं एक परिवार को बनाता है, एक परिवार को जोड़कर आगे लेकर चलता है। पर लेकिन उस शादी में अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एक प्यार होता है, अगर वहाँ पर एक तरीके से वो प्यार ना होकर वो ज़बरदस्ती हो, वहाँ पर वो एक तरीके से रेप की कैटेगरी में अगर उसको डाला जाए कि हाँ एक ज़बरदस्ती जो है हस्बैंड के द्वारा वाइफ के साथ में की जा रही है, तो ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि हस्बैंड को सारे हक हैं, वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। और इसके लिए कोई कानून नहीं है कि अगर कोई हस्बैंड जो है वो कुछ भी ऐसी हरकतें जो है वाइफ के साथ में करता है जिसको रेप की कैटेगरी में डाला जाए, अगर उनकी शादी ना हो, पर फिर भी यहाँ पर रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। तो ये एक ऐसी तराजू है जो आप लोगों के सामने रखी है, जिसमें अगर आप लोग चीजें तोलना चाहेंगे तो आप लोग जो है कंफ्यूजन में अटक जाएंगे। मतलब यहाँ पर कैसे चेक करेंगे इस चीज को, किसका कोई पैरामीटर हो सकता है कि हाँ हस्बैंड जो है उसने जबरदस्ती की, या फिर क्या चीजें हो सकती है यहाँ पर। तो ये अपने ही आप में काफी एक कंट्रोवर्शियल इशू है। पर हाँ इस चीजों को समझकर आप लोग बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपनी जिंदगी में अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब मैं ये आर्टिकल आप लोगों को डिटेल में समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहली चीज तो यार ये है, अगर कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, वहां पर जो प्यार है वो सबसे ऊपर होना चाहिए।
पर लेकिन जब ये प्यार जबरदस्ती में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वहां पर हैवानियत निकलकर सामने आती है। आप लोगों को बता दूं, ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर वैवाहिक अगर कोई संबंध इस तरीके से लेकर चलता है तो उसको रेप की कैटेगरी में डाला गया है। 185 देश में से 77 यानी कि 77 देश ऐसे हैं जो कि आज की डेट में इसको रेप की कैटेगरी में मानते हैं, और 34 देश ऐसे हैं जो कि इसको रेप की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। और हमारे देश के अंदर भी इसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी लड़की के साथ में यहाँ पर कोई भी इस तरीके की घटना होती है, शादी हो जाती है, और उसकी एज जो है वो बेसिकली देखिए यहाँ पर एक एज का भी क्राइटेरिया रखा गया है, जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि हमारे देश के अंदर में इसको लेकर क्या कानून है कि अगर किसी लड़की के साथ में कोई ऐसी चीज़ें जो ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंदर अगर आप लोग जाकर झांकोगे तो वहाँ पर प्रोविज़न है रेप का। वहाँ पर प्रॉपर अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो वहाँ पर प्रोविज़न है रेप का, जो कि सेक्शन 375 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के, ठीक है। पर लेकिन ये वाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। अगर वाइफ की एज जो है वो 15 साल से नीचे है तो ही उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अगर 15 साल से ऊपर है तो वाइफ के ऊपर यहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। समझिए, एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों की शादी हो जाती है। अगर वाइफ की एज जो है वो 15 साल से ऊपर है तो वो लड़का जो है वो यहां पर लड़की के साथ में किसी भी तरीके से रह सकता है, अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी रेप का चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। तो इसको लेकर बार बार जो है कई सारी जो लड़कियां हैं, कई सारी जो औरतें हैं, कई सारे जो ऐसी एनजीओ हैं वो सड़कों पर आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल भी सही यहाँ पर नहीं है। मुझे हमेशा जब भी मैं ये आर्टिकल पढ़ता हूँ या आप लोगों को बताता हूँ, मुझे हमेशा मिल्खा सिंह मूवी का वो डायलॉग याद आता है, डायलॉग नहीं तो पिक्चर याद आती है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर जब वो कैंप में रह रहे होते हैं तो वो होती है एक तरीके की जबरदस्ती। वो सीन जो होता है वो मतलब देखने के बाद में मैं अंदर से मतलब एक तरीके से ना काफ़ी स्तब्ध था। मैंने कहा यार ये देखो मतलब एक तरीके से कैसी सिचुएशन में है यहाँ पर और किस तरीके की रिएक्शन जो है वो इंसान की आ रही है। तो इंसान नहीं, वहाँ पर एक तरीके से एक हैवानियत वाला चेहरा यहाँ पर जो निकल कर सामने आता है। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है कि इसको रेप की कैटेगरी में यहाँ पर रखना चाहिए और प्रॉपर डेटा भी है इसके लिए। अगर आप लोग इसके ऊपर एक एनालिसिस करवाओगे यहाँ पर तो बहुत सारा डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। खुद यूएन की साइड से यहाँ पर ऐसी बातें निकल कर आती हैं। उसके द्वारा ये बोला गया कि हर 5 में से 1 जो हस्बैंड है वो वाइफ को फोर्स करता है फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बहुत ही गलत तरीके से। और ये कौन बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंटरनेशनल मैन एंड द जेंडर इक्वलिटी सर्वे किया गया था यहाँ पर 2011 में। उसके बेस पर यहाँ पर ये रिपोर्ट निकल कर आई थी जब ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई थी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कहीं ना कहीं जो पवित्रता मानी जाती है रिलेशनशिप की, वो पवित्रता आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। बोला गया कि मोर देन 2/3 यानी कि 2/3 अगर वुमेन देखें इंडिया में जिनकी एज 15 से लेके 49 यानी कि 15 से लेके 49 के बीच में है, उनको पीटा जाता है, फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं एक तरीके से। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये भी यूएन के द्वारा ही बोली गई है। देखिए इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लड़की ना शादी से पहले अगर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और सामने वाला इंसान जो है वो कुछ ऐसा मिल जाए कि शराब पी रहा है या फिर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है जो कि उसकी गरिमा के अपोजिट में चली जाती है, तो वो लड़की जो अपने पैरों पर खड़ी होगी वो तुरंत एक अच्छा डिसीजन लेकर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल सकती है। पर लेकिन अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, सबसे पहले तो इज्जत बेइज्जती की बात आएगी। इज्जत और बेइज्जती के तराजू में चीजें तोलना स्टार्ट कर देंगे लोग कि नहीं यार समाज में क्या कहेंगे, डाइवोर्स ले लिया, ऐसे कैसे चलेगा। सोचो यार एक जिंदगी है और उसी जिंदगी को हम लोग इस तरीके से बिता दें कि हाँ बिल्कुल पूरे दिन हर दिन रो रहे हैं, हर दिन इरिटेट हो रहे हैं और फिर भी उसी इंसान के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो एक सही रिलेशनशिप होगा और क्या उस चीज को आगे लेकर चलना चाहिए? तो ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो इन चीजों को यहाँ पर चेंज करना है और चेंज करने के लिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बॉडी के अधिकार आप लोगों के हाथ में लाकर रखेगी, वरना हर एक इंसान जो है वो उसको अलग तरीके से तोलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ये चीजें अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सुधरती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं आज की डेट में ये जरूरी है कि इसके ऊपर यहाँ पर एक तरीके से
एक तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर काम किया जाए। यहाँ पर अगर वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पर क्रिमिनल कैटेगरी में डाल रखा है इसको, मैरिटल रेप को क्रिमिनल कैटेगरी में। एक तो मैरिटल रेप को रेप माना गया बहुत सारे देश के द्वारा, और बहुत सारे देशों के द्वारा इसको क्रिमिनल कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया है। पर लेकिन हमारे जैसे देश जो हैं, और खासकर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, ये यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग संविधान के बारे में यहाँ पर बात करोगे तो संविधान जो है वो भी यहाँ पर इंसान को अधिकार देता है कि आप लोगों की बॉडी है तो आप लोगों के राइट है। तो आर्टिकल 21 के अंदर जब आप लोग जाओगे तो फंडामेंटल राइट को रखा हुआ है। ये जो फंडामेंटल राइट है, ये पार्ट 3 में, जिनको आप लोग मूल अधिकार बोलते हो, ये 12 से लेके 35 तक आप लोगों को नजर आते हैं। इसके अंदर में जो आर्टिकल 21 है वो इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि एक इंसान को उसकी ज़िंदगी में अपने हिसाब से जीने का जो है वो अधिकार है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में उसको फोर्स किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो राइट टू इक्वलिटी है उसका भी हनन होता हुआ यहाँ पर नजर आता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली संविधान के अंदर आप लोगों को जो अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं। यानी कि ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी लड़की को अधिकार नहीं मिले हैं, एक तरीके से वो यहाँ पर एक वैवाहिक रिलेशनशिप के अंदर में है, तो ये माना जा रहा है कि विवाह होने के बाद में लड़की के अधिकार आप लोगों ने खत्म कर दिए। उनका फंडामेंटल राइट 21वां जो आप लोगों ने खत्म कर दिया, और जो यहाँ पर बेसिकली 14वां यानी कि 14वां जो अधिकार है वो आप लोगों ने खत्म कर दिया, जो कि राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम के अंदर में आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर उस पर्टिकुलर कैटेगरी को रेप की कैटेगरी में आप लोग नहीं रख रहे हैं तो इनके अधिकारों के बारे में यहाँ पर कैसे आप लोग बातें करोगे। अब यहाँ पर बेसिकली देखिए यार, कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। जब यहाँ पर कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से पूछता है कि इसको आप कैसे देखकर चलते हो, तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये कहती है कि अगर हम लोग इसको रेप की कैटेगरी में रखेंगे तो बहुत सारी ऐसे जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आएगी। मतलब एक तरीके से यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो शादी विवाह है वो एक बहुत ही एक क्रिटिकल तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं। वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, पर लेकिन ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर कल को चलकर कैसे उसको काउंट करोगे, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है कल को चलकर। तो ये बातें यहाँ पर बोली जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अगर यहाँ पर बात करें, इन सब मुद्दों के ऊपर कई सारी बातें यहाँ पर रखी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करें कि महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल जो एक तरीके से वायलेंस होते हैं वो किस किस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो फॉर्मर हस्बैंड, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि एक तरीके से डाइवोर्स ले लिया, एक तरीके से 13.7% जो है ऐसे केसेस यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी जो उल्टी सीधी हरकतें, कोई रिलेटिव है, कोई एम्प्लॉयर है, जहाँ जॉब करने जाती है वहाँ भी आप लोगों को महिलाएं जो है वो सेफ नजर नहीं आएगी। करंट में बात करें तो यहाँ पर आप लोग करंट या फिर फॉर्मर बॉयफ्रेंड के द्वारा भी यहाँ पर कुछ ऐसी जबरदस्ती आप लोगों को देखने को मिलती है, और कुछ ऐसी चीजें जिनको यहाँ पर काउंट भी नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस जो है वो यहाँ पर लड़कियों को झेलने पड़ते हैं, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें, अगर जब यहाँ पर इन चीजों को आप लोग काउंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो एम्प्लॉयड भी हैं और मैरिड हैं, 26% जो यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो सोचो जो जॉब वाली जो औरतें हैं, लड़कियां हैं खासकर, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जिनके पास में कोई खुद का एक तरीके से जॉब वगैरह कोई ऐसी सोर्स ही नहीं है, जो अपने ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, उनके साथ में कितनी चीजें होती है आप लोगों को नजर आती होंगी। जो वुमेन है वो खासकर 53% वुमेन जो है वो हस्बैंड से कम कमाती हैं। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन रहता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनको वो स्टेटस नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए। और 12.5% जो एक तरीके से हस्बैंड है वो सोचते हैं कि उनका अधिकार है कि वो अपनी वाइफ के साथ में कैसे भी रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यार ये एक ऐसी एक घटिया मेंटेलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। टेलीग्राम पर आप लोग जाएंगे तो टेलीग्राम पर यहाँ पर एक चीज मैंने शेयर की थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक सिचुएशन है, यहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में बैठा रहता है और वो क्या करता है, उस वाइफ को फोर्सफुली शराब पिलाने की कोशिश करता है, यानी कि उसको दारू पिलाने की कोशिश करता है। पर लेकिन वहाँ पर जब वो जबरदस्ती करता है, वो वाइफ जो है वो हो सकता है तो शराब पीती नहीं है, पर लेकिन जो भी था, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सिचुएशन। अगर आप लोग देखोगे तो कंडीशन यहाँ पर क्या रहती है, जो 11th क्लास के कुछ बच्चे यहाँ पर रहते हैं वो उसको ऐसा करने से रोकते हैं। तो हस्बैंड जो है वो कहता है कि मेरी वाइफ है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके सामने, तो इसके साथ में। पर लेकिन वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पर अड़ जाते हैं उसके सामने, वो बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसकी भी जिंदगी है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा एक अवेयरनेस की पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद में वो जो जब तक यहाँ पर स्टाफ वगैरह आया वो उन्होंने इंटरफेयर किया, तब तक यहाँ पर जो उसने उसको वाइफ को फोर्स नहीं किया फिर वहाँ पर।
मतलब कि सोचो वो बैठा रहता, उसको फोर्स करता, शराब पिलाने की कोशिश करता, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उसकी इच्छा के खिलाफ में है यहाँ पर लेकिन उन बच्चों ने आकर वहाँ पर एक तरीके से बहुत ही बहादुरी का काम दिखाया, वरना वो भी नॉर्मल इंसान की तरह बैठकर अपना इग्नोर कर जा सकते थे और उसकी वाइफ के साथ में वो कुछ भी कर सकता था, कोई उसको नहीं बोलता। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है यार। जागरूक होना यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ की निशानी है कि इंसान जो है इस तरीके से अपना रिएक्शन फिर देने लगता है। आप लोग खुद सोचें यहाँ पर ये सारी चीज़ें, कल को हो सकता है कोई अपना आपकी कोई ऐसी फ्रेंड हो जिसकी शादी हो गई, उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा हो, या अपने ही परिवार में कई बार जो सिस्टर्स होती हैं या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप लोग कनेक्टेड हैं, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को हमेशा शक्तिमान बनना है, किसी के भी बीच में जाकर कूद जाना है, पर हाँ अगर आप लोग साथ में 2-3 लोग हो, ठीक है, तो जाकर सामने वाले को समझा सकते हो, ठीक है, अगर वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ में खुद का भी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। एक पर्टिकुलर कोई इंसान था जो कहीं से काम करके आ रहा था, उसके साथ में उसकी वाइफ थी, उसके हाथ में बच्चा था और उसके इंसान के हाथ में टिफिन था और वाइफ के भी कुछ हाथ में कुछ और भी था, ठीक है, और वो उसको थप्पड़ मारते हुए जा रहा था। मैं मॉर्निंग में रनिंग करते हुए आ रहा था, ये काफ़ी टाइम की बात होगी, लगभग 3-4 साल की बात होगी, जब मैं दिल्ली में रहा करता था उससे पहले लगभग, तो तब की बात है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने क्या कर रहे हो ये, तो उसने बोला कि आप कौन, तो मैंने कहा मैं कोई भी हूँ, तुम मार क्यों रहे हो मतलब इसको। तो कह रहा है कि खाना लेके जल्दी आना था, लेट आई है, ये एक तरीके से इसलिए इसको मार रहा हूँ, मतलब वो खाना लेके मॉर्निंग में लेट गई तो उसने उसको मतलब थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए। और मॉर्निंग की बात करूँ, ये लगभग जब बात मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ तो ये ऐसी थी लगभग 5:45 बजे की, मतलब वो चाह रहा था कि वो 4 बजे खाना लेके चले जाए, 5:45 या फिर लगभग ऐसी होगी 6:30 बजे करीब के बाद। तो ये कंडीशन आप लोग वहाँ पर समझ सकते हैं। तो सिचुएशन जो है, मैंने बोला कि हाथ मत लगाना आपकी बार, तो कह रहा कि बाबूजी यहाँ पे तो रोक लोगे, मैं घर जाकर मारूंगा तब क्या कर लोगे। अब बताओ उस इंसान के साथ में क्या किया जाए। और वो औरत जो है वो खुद ये कह रही है कि आप प्लीज़ बीच में मत बोलो, आप प्लीज बीच में मत बोलो, ये हमारा मतलब पर्सनल मैटर है। वो मारे जा रहा है, वो पर्सनल मैटर उसको लेकर, उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसको भी घर में जाकर रहना है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा आप लोगों को एक अलग पैटर्न का जो सिचुएशन आप लोगों को नजर आएगी। और ये आज के डेट में देख सकते हैं कई सारी जगह यहाँ पर मैरिटल रेप जो है उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ पर ये एक पैटर्न आप लोगों को ये भी नजर आएगा जहाँ पर थोड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, जहाँ पर थोड़े ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े ठीक तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से ना थोड़ा सा लड़कियां अपने अधिकारों को जान रही है। तो वहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें नजर आती हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, हमारी कंट्री में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, अगर आप लोग बात करोगे, जो कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों में कोई भी अगर मारपीट होती है तो उनको रोकता है, ठीक है, पर लेकिन वो रेमेडी देता है, वो वहां पर उसको दोषी नहीं ठहराता है। मतलब कहने का क्या है, अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो इसके लिए कानून है, पर लेकिन यहां पर वो सॉल्यूशन बताता है, कोई प्रोसीडिंग नहीं कि यहां पर जिसने ऐसी हरकतें की है हस्बैंड ने यहां पर उसके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर देगा, मारपीट करेगा, उसके लिए है कि हाँ उसको रोको, मारपीट उसको न करने दो, पर लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पर उसके लिए काम किया जाए। हमारे देश के अंदर में इसके लिए आज से बात नहीं चल रही है, इसके ऊपर 2015 से यहाँ पर पिटीशन गई थी कि इसको रोकना है, मैरिटल रेप की कैटेगरी में डालो, कोई ऐसी हरकतें करता है। तो अब तक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इसको लेकर तब से एक तरीके से स्प्लिट वर्डिक्ट है, यानी कि आधे लोग तो ये बोलते हैं कि हाँ इसको रेप की कैटेगरी में डालना चाहिए, आधे लोग बोलते हैं कि रेप की कैटेगरी में डाले तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, रेप की कैटेगरी में इसको नहीं डालना चाहिए। तो कहने का मतलब यार ये सीधा सीधा कि आज भी इसके ऊपर जो है डिबेट और डिस्कशन चलता रहता है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो है उसने भी बोला था इसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक है, पर लेकिन बात यही रहती है यहाँ पर लॉ कमीशन के द्वारा भी एक तरीके से अपनी बातें रखेगी, सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें यहाँ पर बोलता है, पर गवर्नमेंट का स्टैंड यहाँ पर ये रहता है कि इसके ऊपर और ज्यादा यहाँ पर चीजें देखनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसको क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया तो जो मैरिज सिस्टम है उसके ऊपर एक इंपैक्ट डालता हुआ काफी ज्यादा यहाँ पर नजर आएगा। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग यहाँ पर। तो दोनों तरीके से आप लोगों से अगर कोई चीजें पूछे तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर बात करें, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट देना है कि क्रिमिनलाइजेशन करना है, ठीक है, तो मैरिज को एक तरीके से लाइसेंस की तरीके से नहीं देखना चाहिए कि मैरिज मिल गई तो तुम्हारे को लाइसेंस मिल गया है कि कैसे भी आप लोग अपनी वाइफ को आप लोग ट्रीट कर सकते हो, तो उसके भी बेसिक अधिकार हैं। मतलब ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, ये सब एक तरीके से ये अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो उसको क्यों यहां पर एक तरीके से अपोज करना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में यहां पर बोला गया, तो यहां पर रेप तो रेप होता है, चाहे वो वाइफ के साथ में हो चाहे वो किसी एक दूसरी वुमेन के साथ में हो। तो हमारा जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे। आप लोगों ने देखा होगा पहले से यहां पर जो महिला है उसको कंट्रोल रखने की कोशिश की जाती है, तो वही चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आती है।
तो इसको थोड़ा सा सोच समझकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसी बातें यहां पर मैं आप लोगों को बेसिकली यहां पर बताना चाह रहा हूं इस आर्टिकल के थ्रू। तो मतलब क्या यहां पर कि कुछ भी आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इसके लिए सही बातें हैं, क्या इसके लिए गलत बातें हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड क्या है इसके बारे में, यूएन जो है वो मैरिटल रेप को एक अलग तरीके से यहां पर देखता आप लोगों को नजर आता है कि एक तरीके से लड़कियों के लिए आज के डेट में जो घर है वही सबसे ज्यादा अनसेफ जगह हो गई है। यानी कि जिस घर में वो रहती हैं उस घर में ही वो कंफर्टेबल फील ना करे तो फिर क्या घर रह गया यार, वो आप लोग खुद सोचो, क्या वो कोई घर रह गया वहां पर। तो ये जरूरी है। तो इसलिए कई सारी कंट्री जैसे यूएसए है उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया था 1993 में, ऑल 50 स्टेट, ठीक है। कुछ हालांकि कुछ आप लोगों को देख सकते हैं कुछ स्टेट डिफर भी करते हैं इसमें। याद रखिएगा अगर आप लोगों से पूछे कि जो मैरिज है वो कहां पर आता है, तो संविधान के अंदर में आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, इसी के साथ में स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो जो रेप है वो समवर्ती सूची के अंदर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी यहां पर सेंटेंस दिया जाता है लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर वो फोर्स करता है वाइफ को। साउथ अफ्रीका के अंदर में इसको 1993 में, और कनाडा के अंदर भी मैरिटल रेप जो है वो पनिशेबल यहां पर रख दिया गया है। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर इसको डिक्रिमिनलाइज कर रखा है, उसमें से हमारा देश भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों तरीके से जो ऑलरेडी देश इसको लेकर चल रहे हैं उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग इस कैटेगरी में यहां पर डाल सकते हैं, और जो यहां पर क्या क्या कमियां और खामियां उसके अंदर हो सकती हैं तो उनको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। तो अब आप लोग बताओ आप लोग किस तरीके से इसको लेना चाहते हैं, आप लोग किस तरीके से इसको समझते हैं। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, खासकर लड़कियों से क्वेश्चन पूछा सकते हैं इंटरव्यू भी, और लड़के से भी बन सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर डायरेक्ट आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्रिमिनलाइज एक तरीके से मैरिटल रेप, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, कनाडा, इटली। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर है यहाँ पर ए। तो ये अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, जो कि कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर मैरिटल रेप के बारे में। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर वाइफ के साथ में अगर वो 15 साल से अगर ऊपर है तो उसको रेप की कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हिंट देता है मैरिटल रेप जो है वो एक तरीके से एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एब्यूज, लिविंग रिलेशन चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर एक तरीके से उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड कराता है ओनली, ना कि कोई चार्ज लगाता है। तो ये यहाँ पर बोला गया है इस पर्टिकुलर जो एक स्टेटमेंट के अंदर में। कौन सी करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप लोगों को मुश्किल होगा कि क्या स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि बड़ा ही छोटा सा चेंज किया गया है, सीआरपीसी लिख दिया गया यहां पर इंडियन पीनल कोड की जगह पर। तो इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंदर में चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और सेकंड करेक्ट होगी। इवन इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर में। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो यौन शोषण देखने को मिलता है उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर इस चीजों को, इन घटनाओं को जो संख्या बढ़ रही है, कैसे इसके साथ में निपटना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में कानून है पर फिर भी यहाँ पर चीजें चल रही हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया इज ए, ये काफी एक तरीके से ड्रेडफुल सलर आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक भयानक कलंक है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर लिखने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि कोई आप लोगों से पूछे, इसको फंडामेंटल राइट के साथ में कनेक्ट कर कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, और शादी को कैसे लेकर चलना चाहिए, लड़कियों के अधिकार क्या होने चाहिए। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट हो तो बताना, या आप लोगों को कोई सजेशन है उसके लिए बताना, और फीडबैक जरूर दिया करो कोई भी टॉपिक के बारे में, ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे। ओके दोस्तों, ये एक ऐसी न्यूज़ है, इसके ऊपर आप लोग 5-6 अगर स्टार लगा लो तो वो भी कम होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई और ये आप लोगों से, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात क्या है पूरा डिटेल में बताऊंगा। इंडिया भी इन्वॉल्व है इसमें, दुनिया भी इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें सही और गलत वाला एंगल भी इन्वॉल्व है, यानी कि एथिकल इशू भी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन भी इन्वॉल्व है इसमें, और इसी के साथ में इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था भी इन्वॉल्व है इसके अंदर में। तो सारा कुछ इस आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद में फिर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इन रियलिटी क्या होना चाहिए। एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है, उसको बोलेंगे आप लोग कोरोनिविया, ठीक है। इसको जाकर आप लोग मैप में एक बार देखना है कहाँ पर लोकेटेड है, आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पर ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर हुआ, एक तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ बातें की गई, और यहाँ पर ये एक तरीका आप लोग बोल सकते हो कि डिसीजन लिया गया जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्या कि अगर एग्रीकल्चर से कोई भी किसी भी तरीके का अगर रिस्क होता है, जैसे कि आप लोग बात करो
जैसे कि खेतों में कुछ सामान जलाया, उसमें से CH4 निकल रही है, N2O निकल रहा है, CO2 निकल रही है। जैसे कि जानवर जो होते हैं उनका जो गोबर होता है उसमें से CH4 आप लोगों को निकलती हुई नजर आती है, ठीक है। कुछ भी अगर कुछ गंदगी होती है उसमें CO2 निकलती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें से भी CO2 आप लोगों को निकलती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है इस तरीके से, जिसको ऑर्गेनिक आप लोग बोलते हैं, उनमें से आप लोगों को CO2 और इसी के साथ में CH4, ये बड़ी ही कॉमन सी चीजें हैं जो निकलती हुई नजर आएगी। और आप लोगों को पता है आज की डेट में टारगेट क्या है कि इन्हीं दोनों के ऊपर कुल्हाड़ी चलानी है, क्योंकि ये दो वो चीजें हैं जो कि काफी हद तक जो है टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है। और जैसे जैसे धरती पर टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बाढ़ आ रही है तो लोग डूब रही हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्यों? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रॉपर जिस एरिया में कोई पर्टिकुलर फसल होती है वो उगा नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल कर आ गए तो फिर वहां से और दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो एक डायरेक्शन में नहीं, और जो गरीब है सोसाइटी में उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से भुखमरी की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। पर लेकिन आप लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी जो कोरोनाविया जो यहाँ पर ये एग्रीमेंट है, इसमें ये बोला गया कि जो एग्रीकल्चर से यहाँ से एमिशन हो रहा है, यानी कि जो गैस निकल रही है, ये भी इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि यहाँ से इनको रोका जा सके। यानी कि इनका पूरा फोकस था, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, पानी कैसे दे रहे हैं खेतों में वो हो गया, मिट्टी किस तरीके से कौन सी पे कहां पर क्या क्या फसल की जा रही है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर का क्या इंपैक्ट है, उसके ऊपर इन्होंने खोज खबर की और कुछ एरिया डिसाइड करे कि यार ये एरिया है, इन एरिया को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन हो रही है, जैसे सोइल हो गया, न्यूट्रिश जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट यूज हो गया, वाटर, इसी के साथ में लाइव स्टॉक यानी कि जीव जंतु जो हमारे पास में है, किस तरीके से मेथड ऑफ आप लोग एसेस कर रहे हो, यहाँ पर इन चीजों को अडेप्ट कर रहे हो, सोशियो इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और फूड सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इनके द्वारा स्टडी कर ली गई और वहां पर कई सारे पॉइंट निकाल के आए कि ये चीजें जो हैं इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर की, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो इससे क्या हो गया, वो देश जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तरीके से उनके ऊपर ये एक तलवार लटकाने वाली बात होगी कि देखो तुम्हारी एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए कितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। अब आप लोग खुद सोचो, यहाँ पर ये सारे देश मैक्सिमम वो हैं जो कि आज की डेट में डेवलपिंग कंट्री है, जिनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इंडिया ने इसका साफ साफ अपोज कर दिया कि बोला कि यार ये जो डिस्कशन तुम कर रहे हो ना यहाँ पर, ये बिना तुक वाला डिस्कशन है यहाँ पर, ठीक है। ये जो रिपोर्ट तुम लेकर आ रहे हो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पास में काम तो था नहीं, कुछ काम नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं, वो वाली कंडीशन देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर इन रियलिटी अगर देखोगे आप लोग, एक इंसान वो है जो कि अपने घरों में AC चला रहा है दबाकर, ठीक है, उसके घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है, उसके अगर बात करें मतलब कि नहीं, घर में हीटेड स्विमिंग पूल भी चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक इंसान जो है वो खेतों में अपना एक खेती करने के लिए उसने क्या किया, खेतों में पुआल जला दिया ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके, वो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। तो यहां पर कौन सा ज्यादा लाइफ के लिए जरूरी है कि इंसान जो है वो जिंदा भी रह सकता है, मर भी सकता है, वाली बात हो गई। तो यहां पर जो एमिशन हो रहा है ना वो सर्वाइवल के लिए हो रहा है। यानी कि एक इंसान अगर खेतों में काम नहीं करेगा तो वो खाएगा कैसे, जानवर नहीं रखेगा तो कैसे उसकी रोजी रोटी चलेगी। आज की डेट में मैक्सिमम लोग, गांव में आप लोग जाओगे ना, वो अपने घरों में से दूध बेच कर अपना घर चलाते हैं। आज की डेट में ये कंडीशन है। तो ये सिचुएशन जो निकल कर आ रही है, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए लोगों को, घर चलाने के, लोगों के घर चलने मुश्किल हो गए आज की डेट में, तो सर्वाइवल के लिए ये सारे काम लोगों को करने पड़ रहे हैं। पर ये क्या, इधर ये तो लग्जरी है भाई साहब, लग्जरी में कार्बन डाइऑक्साइड तुम उड़ा रहे हो यहाँ पर। तो ये बोला इंडिया ने कि पहले तो ये देखो कि सर्वाइवल और लग्जरी में डिफरेंस देखो। एग्रीकल्चर के ऊपर आप लोग कूदने लगे हो, वही एग्रीकल्चर जो सबको खाना खाने के लिए दे रही है उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाने लगे हो। तो सर्वाइवल और लग्जरी तो आप लोगों ने कहीं देखा ही नहीं यहाँ पर कि इंसान किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो डिसीजन है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको सोचने की जरूरत है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि आप लोगों को भुखमरी मिटानी है, फूड सिक्योरिटी आप लोगों को बढ़ानी है। पर इन रियलिटी अगर आप लोग बात करोगे, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इंसानों को पहले खेतों में काम भी तो करने दो। अगर कोई बिजनेसमैन अगर कोई है वो एक गलत तरीके की खेती कर रहा है तो समझ में आता है, ठीक है। तो सर्वाइवल और लग्जरी में आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा और यही इंडिया ने यहाँ पर समझा है। तो अपने ही आप में एक ऐसा टॉपिक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, इवन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर ओशियन में है यहाँ पर ये। तो ये डिसीजन किसका है, ये है यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये पर्टिकुलर क्यों इंडिया ने अपोज किया, तो ये एथिकल इशू भी हो गया।
एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, उसकी वजह से क्या ग्रीन हाउस गैस निकल रही है उनके बारे में बातें कर रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री को छोड़कर तुम एग्रीकल्चर पे आ गए, तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को टैकल करना है। ठीक है, तो अपने ही आप में बहुत ही बेहतरीन ये एक तरीके से टॉपिक आप लोग बोल सकते हो, खासकर जब इंडिया आकर इंटरनेशनल जो लेवल पर कुछ हो रहा है उसके खिलाफ में खड़ा हो जाए कि हाँ भाई साहब ये जो तुम कर रहे हो ना, ये दर गिरी हुई घटिया हरकतें, इनको आप लोगों को साइड में करना चाहिए। तो ये बातें हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना। और इसको जाकर ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको एक बार मैप में आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज यहां पर देखते हैं। जैसे नेशनल लेवल के बारे में बात की जा रही है, एक न्यूज जिसके बारे में बात की जा रही है अटल व्यो, ये बेसिकली अभ्युदय योजना के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिसको AVYAY के नाम से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी अगर स्कीम ऐसी आती है तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि ये जो स्कीम है ये किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सोसाइटी के, तो ये एक बुजुर्ग सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए। दूसरा यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने वाली है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो यहाँ पर इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, चलिए ये आप लोग बताइए। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है डिपार्टमेंट और उसके मिनिस्टर कौन है। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई, खासकर जो एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज यानी कि एक गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, और उसमें भी जब सीनियर जो होता है सीनियर सिटीजन, तो वहां पर और दिक्कत देखने को मिलती है। एक तो इंसान वैसे गरीब है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर गरीबी में जो बच्चे होते हैं वो कई बार कई सारे ऐसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अपनी जिंदगी भी नहीं बिता पाते हैं, और यहाँ पर आगे चलकर फिर शादी होती है तो फिर माँ बाप को फिर साइड में आप लोगों को रखते हुए नजर आते हैं। कोविड-19 के टाइम पर कई सारे लोगों ने अपने माँ बाप को, बुजुर्ग बेसिकली एक तरीके से बुजुर्ग लोगों को कहां पर पहुंचा दिया था, आप लोगों को पता है कि वृद्ध आश्रम में पहुंचा दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन आने वाले टाइम में कैसे उनको ढंग से ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो भी एक टाइम पर आकर एज होगी ना उसकी भी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके लिए भी कई सारी बातें की जाती है कि कैसे हम लोग को अपने सीनियर सिटीजन को सोसाइटी के अंदर में ट्रीटमेंट देना है, तो उनकी लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है ताकि बेसिक फैसिलिटी मिले। क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां भी लगनी स्टार्ट होती है, तो रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी चीज़ों की। यहाँ पर एनकरेज करना उनकी जो प्रोडक्टिव एजिंग को, और इसी के साथ में उसके लिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप। आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अगर मम्मी पापा या फिर बाबा दादी के साथ में ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते, उनके पास में बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनके ऊपर काम करना यहाँ पर जरूरी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये स्कीम किस सेक्शन के लिए है इसके बारे में आप लोग एटलीस्ट ये याद रखिएगा। ठीक है, स्टेट से जो न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर आसाम से। तो इसका न्यूज बेसिकली क्या है, ये है यहाँ पर किसके बारे में, ये है गृह प्रवेश के बारे में। तो घर वापसी की बात की जा रही है, किसके लिए घर वापसी की बात की जा रही है, आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली देखा गया सेरेमनी की 3.06 लाख हाउस होल्ड। तो क्या है यहाँ पर आसाम के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है हेमंत बिस्वा, उनके द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट किया गया गृह प्रवेश सेरेमनी, जिसमें लगभग 3 लाख के करीब बेनिफिशियरी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके तहत यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये आवास योजना के बारे में बात की जा रही है। प्रधानमंत्री, देखो प्रधानमंत्री अगर बात करें यहाँ पर ये ग्रामीण के बारे में भी है और ये शहर के बारे में भी है, तो दोनों तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये स्कीम देखने को मिलती है। आवास आप लोगों ने देखा होगा कि रोटी कपड़ा और मकान एटलीस्ट इंसान की जिंदगी में होना चाहिए, तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में लॉन्च की गई थी। अब शहरों और गांवों के लिए अलग अलग से यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर में देखने को मिलती है। जब हम लोग स्टार्टिंग में बातें करते थे कि इसके लिए यहाँ पर घर बनाने हैं, फिर गांव के लेवल पर भी इसको लॉन्च किया गया। तो आसाम में यहाँ पर बात की जा रही है पंचायत और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उसके तहत यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बेसिकली आने वाले टाइम में बोला जा रहा है 2024 तक और 6 लाख लोगों को यहाँ पर घर प्रोवाइड कराने वाली है। तो ये काफी एक पुण्य का काम भी बोल सकते हैं, जिसके पास में घर नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं क्या कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो गूगल पे के द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई लाइट। यूपीआई इंटरनेशनल लेवल का पेमेंट सिस्टम बन गया आज के डेट में, और यहां पर ये यूपीआई लाइट जो रहेगा उसके थ्रू आसानी से ट्रांजैक्शन किया जाएगा, पर लेकिन उसकी लिमिट क्या रहेगी, 2000 की लिमिट रहेगी। अभी यहाँ पर एक बच्चा जो था वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था, वो कह रहा था सर मेरे अकाउंट से ओनली 2000 रुपये ही कट रहे हैं, आखिर क्या कर रखा है आपने। हमने यार कुछ नहीं कर रखा है, उसमें बेसिकली कोई ना कोई ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा जिसमें आपके उस पर कोई लिमिटेशन होगी, कोई ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं आप लोग या फिर कुछ भी ऐसा, उसकी वजह से ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वरना वहाँ पर एक नॉर्मल सिस्टम है जिसके थ्रू यहाँ पर चीजें होती हैं, तो उसको इससे बेसिकली कनेक्ट कर जब मैं देख रहा था तो मैं पहले भी आप लोगों से बोला था कई सारी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि एटीएम से आप लोग इतने ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कई सारी ऐसी लिमिटेशन लगाई जाती हैं, ये कई सारे रीजन इसके पीछे रहते हैं, ठीक है।
कई बार तो फ्रॉड ना हो सके एक लार्ज अमाउंट के लिए, वो भी रहते हैं यहाँ पर। तो गूगल पे जो है उसके द्वारा बात की जा रही है एडिड सपोर्ट फॉर द यूपीआई लाइट, ताकि यहाँ पर इनेबल किया जा सके छोटे छोटे पेमेंट को यहाँ पर, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके 2000 रुपए तक का यहाँ पर ये। और ये आज का नहीं है, आरबीआई पहले ही 2022 में यहाँ पर इस चीजों को लॉन्च कर चुकी है, पर लेकिन अब यहाँ पर कई सारे जो बैंक है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके एप्लीकेशंस होते हैं वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। ठीक है, बेसिक है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये कहां से निकल कर आ रहे हैं, ये निकल कर आ रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश। तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं। ये यहाँ पर गलत हो गया टॉपिक, ठीक है या फिर आप लोग यहाँ पर पावर जनरेशन के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो अदानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के साथ मिलकर। तो ये इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो नाम जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा गौतम अदानी साहब, ठीक है, जो कि अदानी इंडस्ट्री के मालिक हैं। अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं कई सारे रीजन की वजह से। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते हमारे देश के अंदर में जो अदानी पावर जो है थर्मल पावर प्लांट जो है वो झारखंड गोडा ये सप्लाई करेगा बांग्लादेश के अंदर में, जो बांग्लादेश को बेसिकली बांग्लादेश का पावर डेवलपमेंट जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है उसको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगा। और ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा जून में बेसिकली। ठीक है, और प्लांट जो है वो कमीशन किया गया था, टाइम मतलब एक तरीके से ना 3.5 ईयर के लिए। तो अभी यहाँ पर ये चीजें और आगे बढ़ रही हैं, आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से देखने को मिल रही है। रिसेंटली अभी कमीशन हो रही है चीजें, तो आगे आने वाले टाइम में इनमें और इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जब भी दो देशों के बीच में ऐसे कोई एक तरीके से ना ऐसे कोई रिलेशन निकल कर आते हैं, तो एक तरीके से ऐसे कोई पार्टनरशिप निकल कर आती है, तो उससे उनके रिलेशन में भी इंप्रूवमेंट होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफी इंप्रूवमेंट होता है दोनों के, और एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर भी दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। डिफेंस की न्यूज है यहाँ पर, एक एक्सरसाइज के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंडिया और मंगोलिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट कहां पर देखने को मिली, ये उलन बतार में देखने को मिली। उलन बतार कहां पर है, ये बेसिकली मंगोलिया की कैपिटल है। तो ये 15वां संस्करण था। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में एटलीस्ट इतना तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, उलन बतार ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। फोकस है कि कैसे टेररिज्म को हटाना है, और यूनाइटेड नेशन का जो एक टारगेट रहता है, मैंडेट रहता है, उसके हिसाब से काम करते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर ये काम नहीं करते हैं। एक्सरसाइज जो है उलन बतार में यहाँ पर देखने को मिली है, ये 17 से लेकर 31 जुलाई तक, यानी कि फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग बात करें, ये 17 से 31 जुलाई तक आप लोगों को देखने को मिली एक्सरसाइज। मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये चल रही है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 17 से स्टार्ट हुई 31 तक चलेगी। ठीक है, तो आगे भी अगर न्यूज में आ जाए किस किस के बीच में किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो ये बेसिक चीज एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर याद जरूर रखिएगा। ठीक है, पर्सनली न्यूज के बारे में बात करें या फिर स्पोर्ट के बारे में बात करें, तो दोनों तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है मार्केट वोद्रोसोवा, ये फर्स्ट वुमेन बन गई यहाँ पर जिसने अपनी मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ में खासकर फर्स्ट, ये एक तरीके से अनसीडेड जिसकी कोई रैंकिंग भी नहीं थी, और 6 रैंकिंग की पर्सनैलिटी को हराकर इन्होंने अपना ये खिताब जीता। अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा विंबलडन में मेन की कैटेगरी में भी यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एक तरीके सिंगल हैंडेड हरा के गया एक टॉपर को, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। और ये दोनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं, उनका नाम बताना भी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो एक तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कुछ बातें। बाकी स्पोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे देश की अच्छी खासी परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिली शूटिंग के फील्ड में, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की कैटेगरी में जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर इंडिया के जो शूटर हैं शुभम और इसी के साथ में यहाँ पर सानियम, तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए यहाँ पर जो जूनियर चैंपियनशिप चल रही थी यहाँ पर। तो आज की डेट में देखो बच्चों को ना तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। तो कोरिया के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिला, शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आई। और ये एक तरीके से जब गेम में कोई बच्चा निकल कर आता है ना, और इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देश के लिए भी एक मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है, आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, Q&A सेशन के अंदर में यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक एक कर अटेम्प्ट करिए आप लोगों को। बोला गया कि एज पर द इंडिया जो रैंकिंग है 2023, तो इंस्टीट्यूशन फर्स्ट पोजीशन जो रिटेन कर रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल कैटेगरी में वो कौन है। IIM अहमदाबाद, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ISC बेंगलोर, IIT मद्रास या IIM लखनऊ। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ये इंटरेस्टिंग है, कई सारे लोग इसको गलत करने वाले हैं। ठीक है, बात की जा रही है एक तरीके व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल, यानी कि पोर्टल मतलब वेबसाइट जो इंप्लीमेंट कर रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ सोशल, जो यहाँ पर जो जस्टिस मिनिस्ट्री की आती है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, उसके बारे में। तो इसका नाम क्या है यहाँ पर, ये न्याय पंचायत पोर्टल, कम्युनिटी जो विकास पोर्टल, न्याय कम्युनिटी पोर्टल, या फिर यहाँ पर न्याय विकास पोर्टल। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो कि फ्लैग ऑफ किया गया था रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्री, तो ये यूएई, श्रीलंका, यूके या फिर जापान। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल की बात की जा रही है। और क्रूज जो पानी का जहाज होता है एक तरीके से, वो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ में कौन से इंस्टीट्यूट, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये लॉन्च किया जाता है कई बार कई सारी चीजें। तो यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, अंतर्दृष्टि के बारे में। तो ये डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कैग, नीति आयोग, आरबीआई या फिर इसरो। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन सकता है, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरे यार ओह माय गॉड, आंसर मिल गया ना बैंकिंग के लिए हो सकता है, तो आरबीआई लॉन्च करेगा ना। मैं बिना कच कई बार ऐसी हरकतें करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं सीसेट के बारे में। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो और आंसर आप लोगों को बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को भरना है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और कई एक बच्चे कई बार यहाँ पर कई सारे ऐसी मतलब वो आते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है, फिर भी पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं कि सर सी सेट की भी अलग से टेस्ट सीरीज होगी क्या। सी सेट की टेस्ट सीरीज सी सेट के कोर्स के साथ में होगी। सी सेट के बारे में कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सी सेट में क्या क्या कवर किया जाएगा। जो चीजें सी सेट में कवर करा रहे हैं यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर में गारंटी दे रहा हूँ कोई नहीं करा रहे हैं। मतलब क्या है इसका मतलब, यहाँ पर ये सी सेट में आप लोग का पूरा जो है सी सेट वाला पोर्शन मैथमेटिक्स वाला, प्लस आप लोग का जो इंग्लिश होता है कॉम्प्रीहेंशन वाला, और प्लस यहाँ पर आप लोग क्या देखने को मिलेगा, प्लस देखने को मिल रहा है जो सी सेट के अंदर ही यहाँ पर जो मेंस का कंपलसरी पेपर होता है ना, क्वालिफाइंग कंपलसरी पेपर होता है, उसकी इंग्लिश कवर कराई जा रही है। और ये देश के अंदर में कोई नहीं कराएगा आप लोगों को। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी है ना जो जिनके बारे में बातें करते हैं, वो भी नहीं करा पाएंगे। यहाँ पर कई सारे बच्चे बोले सर कंपलसरी हिंदी भी करा दीजिए, पहले जो चल रहा है एक बार वो कंप्लीट हो जाए, फिर हिंदी भी कराएंगे, टेंशन मत लेना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दूसरा बैच कब आएगा, ये रेगुलरली पूछते हैं। बैच नहीं आने वाला यार, ये कोर्स है पूरा, आप लोग जब चाहो इसमें इनरोल कर सकते हो और फिर आराम से अपने हिसाब से क्लास को एंजॉय कर सकते हो। सारे लेक्चर आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। अपने हिसाब से फटाफट सब्जेक्ट को आप लोग रिवाइज करो, उनको कंप्लीट करो और फिर रिवीजन करो। सबकी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी आसानी से, सब चीजें इकट्ठी एक जगह आप लोगों को मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये ठीक है। तो सी सेट की भी अलग से टेस्ट सीरीज रहेगी जो सी सेट के लिए ही रहेगी, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। उनको लग रहा है कि सी सेट में टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी सरसाई नावार वेटलैंड के बारे में बात की जा रही है। ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर लोकेशन आप लोग यहां पर देखना चाहते हैं तो यहां पर ढूंढिए इसमें, ठीक है। आप लोगों के सामने देखता हूं कौन ढूंढता है, कहां पर दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, कहीं पर है भी या फिर नहीं है, ये आप लोग बताइए। ये देखिए यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को मिल जाती है, तो अच्छे से आप लोग इनको देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ये था IIT मद्रास। यहाँ पर तो इंडिया रैंकिंग जो थी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यहाँ पर ये रिलीज की गई। देखो क्या है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, इसके द्वारा यहाँ पर रिलीज की गई, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मतलब मिलकर ये रैंकिंग निकल कर आई है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो एजुकेशन के साथ में 2015 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा सकता है 2019 से 2023 तक। इसके अंदर में कई सारी चीजें इंक्लूड की गई अलग अलग से, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी बढ़ती जा रही है यहाँ पर, ताकि रैंकिंग को और सटीक प्रस्तुत किया जा सके। ये क्या हो सकता है, न्याय की बात की जा रही है तो न्याय पोर्टल आप लोगों, न्याय विकास पोर्टल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कम्युनिटी नहीं विकास, तो NVP के नाम से आप लोग यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है। यहाँ पर बेसिकली अभी देखने को मिला श्रीलंका से यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज विसल जो है फ्लैग ऑफ किया गया रिसेंटली फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और यहाँ पर भी जाफना वगैरह और ये सब रीजन से कनेक्ट करता हुआ ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अंतर्दृष्टि ये आरबीआई का मैंने आप लोगों को बता दिया। आरबीआई बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू यहाँ पर चीजें लेकर आ रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट किया सके। और गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास साहब है आज की डेट में, अगर बात करें तो। सी सेट का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, आंसर यहाँ पर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो 153 यहाँ पर, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और बाकी ये लोकेशन हम लोगों ने देख ली यहाँ पर। आइए अब कुछ नए शब्द आप लोगों की डिक्शनरी में ऐड करता हूं, जिसको आप लोग इंपोर्टेंट तब आप लोग इंपोर्टेंट लगेंगे जब इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करेंगे, क्योंकि आप लोग जब यूज करेंगे तो आप लोग को पता पाएगा अच्छा क्या इंपोर्टेंस थी इनकी। पहले यहाँ पर इंसीडियस होता है कपटी आदमी, कपटी नहीं छल कपट करने वाला आदमी, ठीक है, या अपनी चीजों को गुप्त रखने वाला आदमी भी कई बार बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेलिजेंट, ये है बेसिकली घातक खतरनाक लेवल का आदमी, जो आप लोग बोल सकते हो, ये शब्द यूज कर सकते हो उसके लिए। तो कोई कपटी टाइप का दोस्त लगे आप लोग यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर आप उसको इंसीडियस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मेलिग्नेंट भी आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है जक्स्टापोजिशन, तो ये निकटता की ऐसी पोजीशन लेना किसी इंसान के आप लोग समीप आ जाओ, ठीक है। अल्टरकेट होता है विवाद करना, बेसिकली झगड़ा बहस करना,
कि अब तो लेंगे किसी के साथ में बहस हो रही है कि अब तो ऑल्टरकेट कर रहा है यार, थोड़ा रुक जा, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये प्रोस्क्रिप्शन है बेसिकली, जिसको कहते हैं बहिष्कार करना, ठीक है, छोड़ देना इंसान को कि तू अपनी जिंदगी जी, हम अपनी जिंदगी जीते हैं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्म जरूर करना। कैसा लगा आज का डिस्कशन, और एप्लीकेशन किस किस ने डाउनलोड कर लिया, खासकर वही जो कि अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं, वो जरूर डाउनलोड करना। शाम को 5 बजे डेली यहाँ पर क्विज आता है, तो उसको आप लोग जरूर डाउनलोड करना। और भी कई सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये एक फुल फ्लेज्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा आप लोगों के लिए, जहां पर आप लोगों को सारी चीज़ें आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगी, आसानी से एंजॉय कर पाओगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना। बाकी यहाँ पर जो टेस्ट देना है प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, बाकी फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, टेंशन नहीं लिया करते हो, खुश रहा करो, ओके, हिप हिप हुर्रे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, ध्यान रखिए अच्छे से।